आपने पॉडकास्ट से पहले मुझे ये बात कही थी कि दाऊद अभी भी भारत आता है। आप सारे कपड़े आज ही उतार लेंगे। आजमगढ़ जो है 5-5 हजार में लड़के सप्लाई करता रहा है मर्डर करने के लिए, दाऊद इब्राहिम के गैंग के लिए। समीर वानखेड़े के केस में एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन ने आर्यन खान को फंसाया क्योंकि उन्हें शाहरुख खान से बदला लेना था। गुलशन कुमार की जिस दिन हत्या हुई थी उस अकेली रात में तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए अबू सालेम को फिल्म इंडस्ट्री से हफ्ता चला गया था, क्योंकि हर एक को फोन यही आया कि तेरा गुलशन कर दूं। कौन गुलशन करवाना चाहेगा खुद का। सलमान खान के ऊपर जो गोली चली वो विश्नोई गैंग का काम नहीं था। याकूब मेमन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 93 ब्लास्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। राकेश रोशन को अगर उन्हें मारना होता तो गोली मार ही दी होती ना, कार पे क्यों गोली चलाई? क्या रे झाड़ू फेर के आ, झाड़ू फेर के आ यानी AK-47 ली गर्र करके यूं चलाई, सामने जितने 15, 20, 30 लोग हैं निकल लिए। अब वो लाश गायब करने के 50 तरीके हैं। किसी की लाश को आपने गायब किया, बोरी वोरी में किसी में बैग में भरा, बॉडी बैग में, और पत्थर बांध करके समंदर में डाल दिया, समुद्री जीवों का नाश्ता हो गया। किसी को ले गए जमीन में गाड़ दिया। 5 साल के अंदर इन लोगों ने करीब 850 फेक एनकाउंटर किए और इन लोगों को मार करके खत्म किया। फेक थे सारे। यदि पुलिस चाह ले तो किसी मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। चूंकि वो चाहती नहीं है इसलिए वो अपराध होते हैं। जो गोली से खेलता है वो गोली से मरता है, जो आग से खेलता है अग्नि ही उसका अंतिम सत्य है। नमस्कार दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो क्राइम राइटिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। ये अब तक 3 दर्जन किताबें लिख चुके हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड की रग रग से वाकिफ हैं। मुंबई के बार कल्चर से लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर लिखी इनकी किताबों को लाखों लोगों ने पढ़ा है। तो स्वागत कीजिए सीनियर जर्नलिस्ट और ऑथर विवेक अग्रवाल जी का। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। विवेक जी, बातचीत शुरू करने से पहले मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूं कि आज हमें ऐसे बहुत सारे किस्से और शायद सैकड़ों किस्से सुनने को मिलेंगे जो अब तक लोगों की नज़र में नहीं होंगे। तो वार्म अप हो जाएं हम लोग। बिल्कुल हो जाना चाहिए, मैं तो सदा तैयार रहता हूँ। आप अपने सवाल मुझ पर दागिए, मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। बिल्कुल। विवेक जी, पहले तो मैं इसी कॉम्प्लीमेंट से शुरू करना चाहूँगा कि मैंने आपकी जो भी इंटरव्यू सुने हैं, बातें सुनी हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई शख्स ऐसा होगा जो इतना थॉरो होगा कम से कम अपने जॉनर में। जब आप मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं या दाऊद के किस्से सुनाते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप शायद कहीं से कुछ देख के पढ़ रहे हैं, वो आपके दिमाग में इस हद तक छपी हुई हैं चीज़ें। तो क्या इस जॉनर का ये पैशन है? कहाँ से मतलब ये लगाव, ये लगन, या यूँ कहें कि इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? कुछ ऐसा है कि शुरू से ही थोड़ा उत्पाती बच्चा था। और पिताजी मेरे जो हैं वो मध्य प्रदेश में जज हुआ करते थे, तो उनसे बचपन से जो है लीगल चीज़ों की समझ और वो सारी आनी शुरू हो गई थी। उनकी बड़ी तमन्ना भी थी कि मैं उनकी कुर्सी संभालूं। एक बेटा अगर उन जज बने तो उन्हें भी अच्छा लगता। और मेरी तमन्ना थी कि मैं डिफेंस में जाऊं, पैरामिलिट्री पैरा कमांडो बनूं और वो सारी चीज़ें। तो मैं अपने आप को डिफेंस के हिसाब से तैयार कर रहा था। लेकिन एक दिन जो है ये नामुराद चीज़ नाक पे आ बैठी, चश्मा, और मेरा वो ख्वाब टूट गया। क्योंकि अगर चश्मा है तो आप कॉम्बैट साइड नहीं जा सकते। लिहाजा मैंने तय किया कि चलो आर्मी ऑफ गन्स ना सही तो आर्मी ऑफ पेन्स सही। और तब भी मैं जर्नलिज़म कर रहा था, फ्रीलांस कर रहा था अपने एकेडमिक लाइफ में। और 85 से मैं बहुत एक्टिव हो गया जर्नलिज़म में। और तब भी कुछ ना कुछ ऐसे उत्पात करते रहता था, कुछ ऐसी खबरें करता रहता था, लेख लिखता रहता था, जिसकी वजह से बड़ा मतलब है ना, एक आपके ब्रेन में डोपामाइन जो है वो आपको किक देता था और मज़ा आता था वो सब करने में। फिर 92 की बात है, मैं जब LLB अपनी कर रहा था, मैंने कहा अब चलो वो नहीं कर सकते तो पिता की इच्छा पूरी करते हैं। तो मास्टर्स के बाद LLB शुरू कर दिया था। लेकिन बीच में ही मुझे मुंबई बुला लिया, महानगर नाम का एक रिसाला शुरू हो रहा था। और मन तो नहीं था मुंबई रहने का, लेकिन संपादक जो थे अनुराग चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि छुट्टी मनाने आ जाओ यार, नाना नानी भी हैं तुम्हारे, तो यहाँ पे देख लो और अगर नहीं मन करेगा तो लौट जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। गया तो वहाँ जाके पता चला कि ये तो अपराध कथाओं का समंदर है।
और ऐसा अथाह समंदर है कि इसमें एक गोता लगाइए तो एक काला मोती लेके बाहर आएंगे आप, ऐसी कहानियां मिलती हैं। और बस उस मोहब्बत में गिरफ्तार होके वहीं रह गया और तब से ये सिलसिला शुरू हो गया। विवेक जी, आपने दाऊद के काम करने के तरीके को, उसके आसपास जो भी उसका सिलसिला रहा है, उसको बड़े अच्छे से कवर किया है। पहले मैं आज की तारीख से शुरू करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी दाऊद कहीं चर्चा में नहीं है, शायद उसका भारत में कोई नामो निशान नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। आपकी जानकारी, आपकी समझ अभी क्या कहती है? क्या दाऊद अभी भी भारत में एक्टिव है तो किस पैमाने पर है? दाऊद और उसकी डी कंपनी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान में अभी भी ऑपरेटिव है। कारण ये है कि उनके पास में तकरीबन मेरी जानकारी के हिसाब से 1 लाख करोड़ के आसपास तक की तो एसेट्स हैं हिंदुस्तान के दिगर शहरों में, जो ज़मीन के रूप में है या इमारतों के रूप में है। उन्होंने मुंब्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, वहाँ की पुरानी इमारतें जो है, उनको रीडेवलपमेंट के लिए खरीद लिया है। हाँ, और ये सारा काम जो है दाऊद का भाई जो है इकबाल या उसके पंटर जो हैं दूसरे सिपाही सालार, वो लोग किया करते थे। तो उन्होंने अपनी अलग अलग बेनामी कंपनियां दुनिया भर की बना रखी हैं। उनके तहत जो है वो सारा अपने कब्जे में लिया हुआ है। लगभग आधा मुमरा उनके पास है। इस तरीके से आप दिल्ली शहर में बैठे हैं, यहाँ उनकी बहुत प्रॉपर्टी है। आप लखनऊ चले जाएं, वहाँ है। हैदराबाद में उनके पास में संपत्तियां हैं। मुंबई तो खैर उनकी बगौती है। ऐसा कौन सा शहर या कौन सा इलाका है, क्या नेपाल में उनके पास नहीं है? नेपाल में उनके पास में खूब संपत्तियां हैं, खूब उनके सोर्सेस हैं। तो आप दुनिया के करीब करीब 48 देश ऐसे हैं जहां पर दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। तो भारत में अभी वो किस रूप में एक्टिव है? ये तो आपने प्रॉपर्टीज़ की बात की कि अलग अलग शहरों में है, लेकिन अभी वो किस तरह के काम धंधों में यहाँ शामिल है? देखिए, अगर ये कहा जाए कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया है तो एक मायने में सही है, दूसरे मायने में गलत है। एक मायने में सही इसलिए है कि बॉम्बे अंडरवर्ल्ड जो है वो अब आमने सामने की लड़ाई में नहीं बचा रहा है ना, गैंग वॉर खत्म हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि अब बिल्डरों और कारपोरेट हाउसेस या बाकी लोगों से हफ्ता वसूली बंद हो गई है। अब उन्हें इंटरेस्ट नहीं है इन छोटी चीज़ों में। अब उनके पास में 1000, 2000, 1500 करोड़ का जब एक कंसाइनमेंट ड्रग्स का या स्मॉल आर्म्स का या आपके ब्लड डायमंड का वो पहुंचा सकते हैं कहीं, इस देश से उस देश या हिंदुस्तान, और उससे उन्हें 1000 करोड़ के कंसाइनमेंट पे 700 से 800 करोड़ का प्रॉफिट होता है सिर्फ एक सिंगल कंसाइनमेंट से, तो वो क्यों लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के लिए दुनिया के पीछे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे? क्यों वो लोगों को मारना जाएंगे? क्यों कुछ करेंगे? तो उन अभी जैसे है दाऊद इब्राहिम गैंग का बड़े पैमाने पे, दाऊद खुद तो ड्रग्स एंड नारकोटिक्स में डील नहीं करता है, लेकिन उसके गिरोह के कुछ लोग हैं जो करते हैं। उन लोगों का काम चल ही रहा है आराम से। दाऊद का जो है मुख्य रूप से जो बड़े काम है उसमें स्मॉल आर्म्स स्मगलिंग है, जो वर्ल्ड वाइड हमेशा बहुत उसमें रहती है, डिमांड में रहती है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े जो माफिया गैंग्स हैं उनके पास में होती हैं। और उसके अलावा जो रॉ डायमंड्स होते हैं या रॉ गोल्ड होता है, जिसको कि आप लीगली किम्बरले सर्टिफिकेट के थ्रू नहीं गुजरता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड डायमंड और ब्लड गोल्ड। वो मार्केट रेट से आपको 60 से 70% कम कीमत पे आपको अफ्रीकन कंट्रीज से मिलते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट जिस पे लियोनार्डो की मूवी भी आई थी, ब्लड हाँ, डायमंड जी। तो वहाँ से ये लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं और उनको सप्लाई पूरे वर्ल्ड वाइड करते हैं, और इस तरीके से उन लोगों को बहुत तगड़ी प्रॉफिट होती है। दाऊद गिरोह का जो है मेडिकल जो ड्रग्स होती हैं उसकी भी इंडिया से बाहर और बाहर से इंडिया लाने जाने का भी बड़ा कारोबार है। उसकी गैंग के लोग जो है वियाग्रा की बड़ी तस्करी करते हैं, और वियाग्रा की सारे खाड़ी देशों में बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। यूएसए में वियाग्रा जिस कीमत पे मिलती है उससे लगभग 30-40% की कॉस्ट पे इंडिया में मिलती है, 25% की कॉस्ट में। तो यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ भी वियाग्रा बड़ी तादाद में जाती है, और ये सब काम करते हैं ये लोग। अब उनको उस तरह की चीज़ों में पढ़ने का मतलब ही नहीं है। आज अगर आप एक इसका आईफोन का
20 फुट का कंटेनर इंडिया पहुंचा दें, उसकी कॉस्ट होती है 25-30 करोड़ रुपए की, 40 करोड़ रुपए की। वो क्यों अपनी जामारी करेगा कुछ और धंधा करने में? एक कस्टम ऑफिसर को उसने 2 टका थमाया तो वो अपने सिर पे रख करके कंटेनर इंडिया के अंदर पहुंचाएगा, बॉम्बे पहुंचाएगा या चेन्नई पहुंचाएगा। तो जब आप एक कंटेनर पहुंचा करके और 40 करोड़ का, 10 करोड़ का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 15 करोड़ का प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो आप हत्याएं क्यों करेंगे? हफ्ता वसूली क्यों करने जाएंगे? ये सारी चीजें चल तब रही कह रहे हैं। हैं कि जब बिना खून खराबे के उतना पैसा बनाया जा सकता है, उससे ज्यादा बनाया जा सकता है, तो फिर बदनाम होने की या व्यवस्था को अराजकता फैलाने की उस तरह से क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि अब उनके पास में उस तरह का सिस्टम भी नहीं बचा ना, उस तरह की फोर्स नहीं बची, उस तरह की स्ट्राइकिंग टीम्स नहीं बची, और उनको अब वो खड़ा करने की दोबारा जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल। आपने पॉडकास्ट से पहले मुझे ये बात कही थी कि दाऊद अभी भी भारत आता है। आप सारे कपड़े आज ही उतार लेंगे। नहीं नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों तक बात पहुंचनी चाहिए। देखिए, दाऊद ही नहीं, छोटा राजन भी जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था, ये लोग समंदर के रास्ते हिंदुस्तान आते थे, आते रहते हैं। आते रहते हैं। हाँ, क्योंकि इन लोगों की बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ किसी खास इंसान से मिलना है और वो इंसान इनसे उधर जा कर के नहीं मिल सकता, तो इनको कोई परेशानी नहीं है। इनके पास में अपनी फ्लीट ऑफ शिप्स हैं, और उसमें बड़े आराम से वो बैठ कर के और चले आते हैं। अब जो शिप का मैनिफेस्टो है, उसमें तो सिर्फ उन लोगों के नाम लिखे हैं ना जो लोग ऑफिशियली आ रहे हैं, जो क्रू है, ठीक है। और ये लोग कोई शिप लाइनर में ट्रैवल नहीं करते हैं, ये लोग ट्रैवल करते हैं मालवाही जहाज़ों में, ऑयल टैंकर में। अब उसके अंदर सपोज 40 लोगों का क्रू है या 15 लोगों का क्रू है, तो उसमें एक नाम नहीं होगा, और अगर वो नाम है भी तो कोई फर्जी नाम और फर्जी पासपोर्ट होगा उसका। और वो यहाँ पर अगर आता है और आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, वाटर्स में अगर वो रुकता है, शिप एंकर करता है, वो एन रूट बॉम्बे पहुंचा है या एन रूट चेन्नई पहुंचा है, वहाँ पे है वो, और इधर से फिशिंग बोट में बैठ कर के बंदा वहाँ पहुंचता है, सीढ़ियों से ऊपर बास्केट से लिफ्ट होता है, मीटिंग करता है, वो चले जाता है, ये चले जाता है। ये सब चीज़ें बड़ी आम हैं। अंडरवर्ल्ड इन एक्टिविटीज़ में हमेशा से शामिल रहा है। छोटा राजन भी रत्नागिरी के पास तक कई बार आया है, हमें अपने सोर्सेस के ज़रिए उसके बारे में सूचनाएं मिलती रही हैं। लेकिन विवेक जी, थोड़ा सा आप इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। थोड़ा सा समझना इसलिए मुश्किल है कि जिस आदमी की जान पर इतने स्टेक्स जिसके हाई हैं, कि वहाँ पर कहा जाता है कि आईएसआई की पूरी सुरक्षा में है, उनसे पूछे बिना वो कहीं मूव नहीं करता। हम ये भी देख रहे हैं कि अननोन मैन भी पाकिस्तान में काफ़ी एक्टिव हैं, जो ढूंढ ढूंढ के भारत के दुश्मनों को मार रहे हैं। ऐसे में पैसे को लेकर या किसी बिजनेस डील की इतनी इंपॉर्टेंस कैसे हो सकती है कि वो आदमी अपनी जान को दांव पर लगाकर भारत के बॉर्डर पे आता है? पहली चीज तो ये। और दूसरी, चूंकि उसका व्यापार इतना बड़ा है, इतना साम्राज्य आपने कहा कितना बड़ा है, तो वो तो अपनी तरफ से किसी को भी असाइन कर सकता है कि हाँ, ये मेरा आदमी है, जो ये बात कह देगा फाइनल है। वो अपनी जान को खतरे में डाल के भारत के बॉर्डर में क्यों आ रहा है? ये सवाल जो है बड़ा मौजू है, लेकिन इसका सीधा कोई एक उत्तर नहीं हो सकता। समस्या ये है कि जिस व्यक्ति को उस व्यक्ति से के ऊपर ट्रस्ट है, वो उसी से मिलेगा, वो नहीं मिलेगा दूसरे से, ठीक है। वो हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल आउटफिट का बड़ा बंदा हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा कारपोरेट टाइकून हो जिसे उसकी ज़रूरत है, और देयर इज़ अ ह्यूज बिग स्टेक्स, जिसके कारण मतलब अगर उससे नहीं मिलें, उससे नहीं आमने सामने बात करें तो पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह के लोग जो है अमूमन दुबई जाते हैं, दुबई से उनको पासपोर्ट का नकली वीज़ा मिलता है, स्टेपल वीज़ा लगा हुआ होता है, वहाँ जाते हैं, मिल के आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। मुंबई का एक पॉलिटिशियन है, एक पार्टी का, जो ऐसा 7-8 बार कर चुका है। उसके नाम, उसकी सारी डिटेल्स जो हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास भी हैं, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं पाते। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी एजेंसी के लोग जो हैं वो इतने परफेक्ट नहीं हैं कि उसको उस तरीके से ट्रैक कर पाएँ। हम आज भी मोसाद से इस मामले में बहुत पीछे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं कि उस तक पहुंच सकें या उससे किसी यूरोपियन कंट्री में मिल सकें, क्योंकि दाऊद तो यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि वो ऐसी जगह जाए जो इंडिया से बहुत करीब हो।
कराची से बॉम्बे पोर्ट या कराची से जो कच्छ या इसके पोर्ट हैं, मांडवी पोर्ट वगैरह ये सब है, वो कितनी दूर है? अगर किसी अच्छे बड़े से बड़े शिप में भी आए जिसकी जो स्पीड है वो 5 या 8 या 10 नॉटिकल माइल की भी होगी, तो भी आप 15 घंटे 20 घंटे में पहुंच जाएंगे, एक दिन में पहुंच जाएंगे। अब वहां तो अंदर सारी फैसिलिटीज हैं ना, तो परेशानी नहीं है कुछ। और उसको कौन ट्रैक करेगा, कैसे करेगा? ना वो सेलफोन यूज कर रहा है, ना सेटफोन यूज कर रहा है, ना वो इंटरनेट यूज कर रहा है। और जब उनके बारे में बात हो रही है तो कोड में हो रही है। जैसे पिछले दिनों तक उसका जो कोड नेम चल रहा था वो बड़े हाजी चल रहा था, और छोटा शकील के लिए छोटे हाजी चल रहा था। तो अब जब कोई ये बोलेगा कि बड़े हाजी हज करके लौट रहे हैं और बम्बई जो है वो फलां तारीख को फलां बजे तक पहुंच जाएंगे, अगले को मैसेज मिल गया कि भैया ये बंदा आने वाला है और मुझे इतने बजे उससे मिलने जाना है। उनको मालूम है एंकरेज कहाँ होगी और कहाँ पे शिप एंकर होगा, वहाँ पहुँच जाते हैं वो बोट में और अपना मीटिंग कर लेते। इसमें क्या है, कुछ बहुत बड़ा मतलब परेशानी नहीं है। नहीं, तो ये उसकी चालाकी या उसका काम करने का तरीका है कि वो आ जाता है, किसी को पता नहीं लगता, या वो आता है हमारे बॉर्डर्स में? अगर मैं वाटर बॉर्डर की भी बात करूं तो यहाँ के भी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, क्या उनको भी इस बात की जानकारी होती है? अब तो नहीं होती। अब नहीं होती। पहले ज़रूर लोगों को वो मिला करके रखता था, और बहुत, जैसे 93 ब्लास्ट ही हुआ है आपका, तो सोमनाथ थापा जो हमारे यहाँ के कस्टम्स के एक ऑफिसर थे, उनको उसने मिला रखा था। तो उन्होंने वो जितना भी RDX, AK-47, उसके थाउजेंड्स ऑफ बुलेट्स और 36 HE हैंड ग्रेनेड जो पाकिस्तान में बने हुए थे, वो सारे का सारा कंसाइनमेंट इनकी मिली भगत से ही आया था अंदर। और उनको बदले में चांदी की ईंटें मिली थी 35-35 किलो की। तो गोल्ड भी उनको ब्राइब में मिला था। तो वो लाए तो वो लोग चांदी के नाम के ऊपर थे, इनको तो पता ही नहीं था कि वो है कंसाइनमेंट क्या आ रहा है असल में। असली कंसाइनमेंट तो वो मौत का सामान था, इकोनॉमी तोड़ने वाला सामान नहीं था, यानी गोल्ड एंड सिल्वर। वो सिल्वर और उसकी ब्रिक्स के जो कार्टन्स थे वो सिर्फ ऊपर रखे हुए थे दिखाने के लिए, अंदर तो ये सारा माल था। लेकिन अगर वो मिली भगत नहीं होती तो ये ब्लास्ट नहीं हुआ होता। तो वैसे ही उस वक्त तक इन लोगों की बड़ी अच्छी मिली भगत थी। आज भी गोल्ड की जो स्मगलिंग होती है, सिल्वर की जो स्मगलिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग होती है, वो सब ऑफिशियल्स के साथ मिलकर ही होती है। लेकिन उसके आना जाना, ये वो सब चीज़ें करने की इंफॉर्मेशन दाऊद के अलावा शायद ही किसी को होती हो, इवन परिवार को भी नहीं। अच्छा। और लेकिन जब वो आता है तो बाकायदा ISI की पूरी सिक्योरिटी में आता है, या ISI की सिक्योरिटी में ही जाता है, क्योंकि वो उसको लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी सारी हैरानी का सबब ये था कि जो आदमी उनके लिए इतना बड़ा एसेट है, तो स्टेक्स इतने हाई, और पता कि आप पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, तो क्या 1000-2000 करोड़ के लिए भी वो इतना रिस्क लेगा? खैर वो तो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया। विवेक, जब ये बताइए कि कराची में जब वो है दाऊद का जो ठिकाना बताया जाता है, जो आमतौर पर पॉपुलर यहाँ पर बात है, वहाँ वो किस तरह की सिक्योरिटी में, उसके वेयर अबाउट्स को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, दो अलग अलग सोर्सेज से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, एक अंडरवर्ल्ड सोर्सेज से और दूसरा इंटेलिजेंस सोर्सेज से। उसके मुतालिक तो ये बात कही जाती है कि वो 5 लेयर सिक्योरिटी उसकी है, मतलब 5 कॉर्डन्स हैं उसकी सिक्योरिटी में, जिसमें सबसे पहला कॉर्डन जो है वो लोकल पुलिस का है, और आखिरी कॉर्डन जो है वो उसके खुद के बंदे हैं। तो इनके बीच में जो है वो डिफेंस के पर्सनल्स भी हैं, डिफेंस कमांडोज भी हैं, देन फिर ISI कमांडोज हैं। तो इस तरीके से वो 5 लेयर की सिक्योरिटी है उसकी। और उसका जो घर है, जिसको कि मोइन पैलेस भी कहा जाता है, वाइट हाउस भी कहा जाता है, वो क्लिफ्टन एरिया में है, जो कि सबको पता ही है, वेल नोन फैक्ट है कि डिफेंस एरिया है वहाँ का, कराची का। और वहाँ वो नो फ्लाई जोन भी है, तो वहाँ पे आप इवन शूट करने के लिए, पिक्चर फोटो शूट करने के लिए भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते। अच्छा। हाँ, वो सारा इलाका वैसा ही है। तो वहाँ पर क्या है कि उसके घर के आसपास का जो पूरा 2 किलोमीटर का सरकमफेरेंस है, इलाका है, उसको पूरी तरीके से कॉर्डन करके रखा जाता है। यदि उस सड़क के ऊपर आपकी कार किसी रीज़न से ख़राब हो गई, रुक गई, पंक्चर हो गई, आपको वहाँ पे स्टेपनी बदलने नहीं दिया जाएगा। ओके। आप, पुलिस की टीम आएगी, आपकी कार को टो करके वहाँ से सेफ जोन में लेकर के जाएगी, वहाँ पर आप जो भी करना है कीजिए, या आप अपनी गाड़ी को टो करके आगे लेके जाइए। लेकिन वो उस रोड के ऊपर आपको कुछ नहीं करने देंगे।
उनको ये भी डर सताता है कि कोई आदमी, कोई जिहादी जो अटैक होते हैं, कार बॉम्बिंग होती है, कहीं वैसा ना हो जाए। तो इसके लिए वो लोग कभी भी ऐसा होने नहीं देते हैं। और आपने जैसे कि बीच में कहा था ना कि बहुत सारे ऐसे अननोन किलर जो हैं, हाँ लोग हैं जो कि वहाँ मार रहे हैं। वो अननोन लोग कौन हैं वो हमको सब पता है कि कौन लोग हैं, उस पर भी आएंगे हम। हाँ, तो उनकी थ्रेट जो है वो भी उनके सामने है हमेशा से। कितनी ही कोशिश छोटा राजन ने कर ली, फरीद तनाशा और उसके साथियों को 8 बार जो है कराची भेजा गया हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के उससे सपोर्ट से कि वो दाऊद को मार पाएं। वो दाऊद की परछाई भी नहीं देख पाए और वापस आए हर बार। कई बार मुझे अंडरवर्ल्ड के ही लोग ये बोलते हैं कि अरे सर कुछ नहीं है, वो लोग हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स को जो है बेवकूफ़ बनाते हैं। ये साले वहाँ जाते हैं, मुर्गा मच्छी खाते हैं, दारू वारू पीते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना वहाँ पे पिकनिक मनाते हैं कराची में और चले आते हैं। मैंने कहा यार ऐसा कोई थोड़ी कर सकता है। बोले देखिए इंटेलिजेंस का एक रूल है कि सक्सेसफुल नहीं हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोशिश करेंगे। सही बात तो है। ये दोबारा कोशिश करने के नाम के ऊपर ही खेल चलता रहता है और ये उनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, ये इनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। दोनों तरफ से वो जो है ढोल बजता रहता है, मजीरे बजते रहते हैं, यही खेल चल रहा है। दाऊद को मार पाना आसान काम नहीं है जब तक कि आप एक हाराकिरी ऑपरेशन ना करें। और वो क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। हाराकिरी ऑपरेशन यानी सिंपली सेल्फ, मतलब जो है आपको वो करना पड़ेगा जैसे इजराइल करता है। जैसे इजराइल करता है, जैसे इस्लामिक टेररिस्ट करते हैं। क्योंकि जब तक एक आदमी उस माइंडसेट से तैयार होकर के नहीं जाएगा कि मुझे इस आदमी को इसलिए मार देना है जिससे कि मेरे देश का भला होगा और मैं मर जाऊं तो चलेगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता। आप अगर ये बात मान करके जाते हैं या कह के जाते हैं या तय करके जाते हैं कि मुझे सेफ पैसेज दिलाइए तो मैं जाऊंगा, उस दिन आपका ऑपरेशन पहले ही दिन फेल हो चुका है। सही बात। इस तरह के टारगेट्स के लिए कभी भी वो चीज़ नहीं हो सकती। या तो जैसे नेवी सील्स ने ऑपरेशन किया था एबटाबाद में और इसको मार गिराया था ओसामा बिन लादेन को, इस तरह का ऑपरेशन हो। ये ऑपरेशन वहाँ इसलिए नहीं संभव है क्योंकि एबटाबाद का जो बंगला था वो एक अलूफ जगह पे था, आसपास खेत थे जहाँ पे बड़ी आसानी से 2 चॉपर उतर गए, बड़ी आसानी से उन लोगों ने अंदर बैठे हुए लोगों को कैप्चर किया, मार गिराया। और एक चूंकि चॉपर जो है वो डैमेज हो गया था तो उसको बॉम्ब करके और बाकी एक ही उसके अंदर वो लोग सारे निकल गए। ये कराची है, क्लिफ्टन है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका या तो हाराकिरी ग्रुप जा सकता है या फिर आपकी मिसाइल जा सकती है। मिसाइल भेजी नहीं जा सकती। हाराकिरी ग्रुप्स जो हैं वो इतनी आसानी से सक्सेसफुल हो नहीं सकते। मतलब यहाँ तक हुआ है कि बिल्कुल दाऊद के घर से 300-400 मीटर दूर तक इन लोगों ने घर हायर करके और वहाँ से निगरानी रखने की कोशिश की है। क्या था वो ऑपरेशन बताइए। फरीद तानाशाह ही गया था वो करने के लिए। हम्म। और इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरीके से वो हमको दिख जाए, छत पे आ जाए कभी या कुछ ऐसा हो जाए तो हम यहीं से उसको ठोक देंगे टेलीस्कोपिक राइफल से, इनसे कोई स्नाइपर से। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, वो कभी दिखा नहीं। करीब मेरा ख्याल है कि 3 महीने सस्टेंड ऑपरेशन चलाया था वो, लेकिन वो कभी दिखा नहीं उन्हें। वो वापस लौट आए थे ये लोग। बाद में फरीद तानाशाह का भी मर्डर हो गया। छोटा राजन का ही आदमी था और छोटा राजन ने ही और उन्हीं की टीम ने उसको मारा था कुछ कारणों से। बिल्कुल बिल्कुल। एक मौका इतिहास में ऐसा भी आया था, राम जेठमलानी साहब इसका जिक्र करते हैं कि दाऊद इब्राहिम का मेरे पास कॉल आया, उसकी 3 शर्तें थी कि मैं सरेंडर करूंगा लेकिन ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और उस वक्त शायद शरद पवार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, थे हेल्म में, लेकिन वो बात कहीं बनी नहीं। हालांकि वो शर्तें ऐसी थी, मानना संभव भी नहीं था, लेकिन वो सारा वक्त क्या था, उसकी टाइमलाइन क्या थी? देखिए दाऊद इब्राहिम का दिल तो आज भी मुंबई के लिए धड़कता है, वो बात तो निश्चित है। और वो खुद को मुंबई से अलग करके देख नहीं पाता, अपनी शख्सियत को, अपनी ज़िंदगी को। वो हमेशा से ये चाहता रहा कि मैं वापस मुंबई जाऊं और जहां मेरे वालिद दफन हैं उनके करीब मेरी भी कब्र बने। और यही कारण है कि वो हिंदुस्तान लौटना चाहता था। इसी वजह से उसने जेठमलानी साहब से बात भी की थी। और ये भी एक बात कही जाती है कि न केवल बात की थी टेलीफोन पे, बल्कि उनके ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग भी हुई थी। अच्छा।
और ये चर्चा हुई थी कि मतलब वो कैसे सरेंडर हो सकता और है। ये मुंबई धमाकों के बाद की बात है ना, 93 के हाँ आसपास। हाँ। तो जेठमलानी साहब तो चूंकि इस तरह के वकील थे जिनको कि हमेशा से टैगलाइन ही मिली हुई थी, डेविल्स लॉयर, तो वो डरते घबराते नहीं थे किसी इस तरह की चीज़ों से करने से। तो उन्होंने बात चलाई यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये 3 शर्तें मानना तो बड़ा मुश्किल काम है। एक तो ये बड़ा मुश्किल है कि उसको हम किसी सेफ हाउस में रखें, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इंडिया की जो इमेज है वो एक सॉफ्ट कंट्री की इमेज हो जाएगी, विच वी कांट अफोर्ड। दूसरी बात ये थी कि उसके ऊपर जो है भले कितने भी मुकदमे चलाएं लेकिन उसको फांसी ना दी जाए। अब चलो ठीक है, 93 ब्लास्ट का कोई भी आप उसके खिलाफ ऐसा पक्का पुख्ता सबूत नहीं ला पाएंगे जिससे कि आप उसे फांसी दे दें, लेकिन उसके अलावा भी तो दर्जनों केसेस हैं ना जिसमें उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जिसके सबूत हैं, उनमें तो उसको फांसी होनी है आईपीसी के तहत और सीआरपीसी के तहत या एविडेंस एक्ट के तहत। इतने अच्छे एविडेंस ऑलरेडी हैं कि दाऊद का बचना मुश्किल है उस मामले में। हाँ, आप उसे पार्डन तब दे सकते हैं जब वो देश के लिए किसी काम आता। उसके लौटने से हिंदुस्तान को क्या हासिल होना था, वो नफ़ा नुकसान देखा जा सकता था। सरकार ने वो नफ़ा नुकसान अपने तरीके से जांचा, परखा, तौला और उस जो सिलसिला था सरेंडर का उसके लिए मनाही हो गई और फिर उसके बाद कभी भी वो हुआ नहीं। लेकिन जब इन्होंने याकूब मेमन को फांसी पर चढ़ा दिया, उसके बाद तो हिंदुस्तान के प्रति बना हुआ एक जो मन में लोगों के लिए विश्वास था वो खत्म हो गया। अब तो अच्छे अच्छे इन्फॉर्मर्स भी डरने लगे हैं कि हम कहीं ये सब काम इन लोगों के लिए जो करते हैं वो करने जाएंगे और हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ट इन हैं, अंडर कवर हैं, या हम किसी गैंग में अंडर कवर हैं और हमें कभी कहीं किसी दूसरे देश में कैप्चर कर लिया और इनके हवाले कर दिया, हम तो मुसलमान हैं, हमको कहीं ये फांसी पर ना चढ़ा दें। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसके बाद से ही दाऊद गैंग का भी कोई आदमी सरेंडर करके इंडिया नहीं आया। उसके पहले तक कम से कम मेरी जानकारी के हिसाब से 64 से 65 लोग जो है वो ये इनके इन प्रकार कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में खुद को अरेस्ट करवा के, सरेंडर करवा के, कुछ ना कुछ करके इंडिया वापस आ गए, जिसमें इकबाल का नाम भी है, जिसमें एजाज पठान का नाम भी है, कितने ही लोग हैं ऐसे। लेकिन अब कोई नहीं आना चाहता, अब कोई नहीं आना, उन्हें डर है। अब तो सिंपली डेथ थ्रेट है, क्योंकि आप तो मतलब वो अपने स्वयं को ये दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों को ऐसे दबा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये चीज़ भूल गए कि उस बंदे ने, एक तो पहली बात ये कि मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से कि याकूब मेमन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 93 ब्लास्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। वो टाइगर मेमन का भाई है। टाइगर मेमन पूरे कांड का नंबर 1 आरोपी है। उसका साजिशकर्ता भी वही है, एग्जीक्यूटर भी वही है। उसका भाई होने का जो नुकसान है वो उसकी पूरी फैमिली ने झेला, माँ बाप ने भी झेला, पत्नी ने भी झेला, बच्चों ने भी झेला, सारे भाई बहनों भाभीियों ने भी झेला। इनको मजबूरन उसके साथ भागना पड़ा, क्योंकि वो यहाँ रहते तो मारे जाते, या तो दंगे में मारे जाते या फिर पुलिस उन लोगों को एग्जीक्यूट कर देती, मतलब फांसी चढ़वा देती, इसलिए भागे। ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था याकूब, तो उसको तो पता ही नहीं भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये मालूम है कि तस्कर है, सोना चांदी करता है, ड्रग्स भी करता है। लेकिन ये बात तो आप दाऊद के लिए भी कहते हैं कि 93 का जो ब्लास्ट हुआ, दाऊद को ये नहीं पता था कि अच्छा ये इतना बड़ा कुछ हो रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है। ये बात मतलब कितनी ये विश्वास की योग्य है कि जो आदमी उस वक्त भी सर्वे सर्वा था, हर आदमी उसके अंडर था, उसको ये इल्म में नहीं था कि 93 में क्या बाकी लोग क्या प्लान कर रहे हैं। प्लान हो रहा है लेकिन इतना बड़ा हो रहा है ये नहीं बताया था। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उसकी जानकारी में नहीं था, उसकी जानकारी में था, लेकिन इतना बड़ा हो रहा है वो नहीं जानकारी में था। इस चीज की जानकारी को आईएसआई ने और टाइगर ने छुपाया। दाऊद को भनक नहीं लगी। नहीं, लेकिन दाऊद को नहीं पता था कितना बड़ा होने वाला है, ये हम कैसे मान लें? क्या दाऊद ने ऐसा खुद कहा है? कहा है जी। लेकिन अगर उसको वो कह रहा है तो उसके कहने को हम सबूत मान लें? नहीं मानिए, बिल्कुल मत मानिए, और हमें मानना भी नहीं चाहिए। हम क्यों मानेंगे? एक आरोपी है तो है आरोपी, लेकिन हर व्यक्ति का एक ह्यूमन साइड होता है, ठीक है।
अगर वो एक चीज़ उस विषाद के साथ, उस दुख के साथ कह रहा है कि मुझे नहीं पता था, तो मेरे मन का एक कोना ये कहता है कि मुझे एक हद तक इसको स्वीकार लेना चाहिए कि शायद उसको नहीं पता होगा, शायद शब्द में लगा रहा हूँ। लेकिन ये भी सच है ना कि उसी दौरान जब छोटा राजन को इल्म हुआ था कि दाऊद ऐसा कुछ प्लान कर रहा, और छोटा राजन ने जब दाऊद से पूछा था कि ये सब चल रहा है, तो इसी दाऊद ने छोटा राजन को कहा था ना कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम इससे दूर रहो। इसका मतलब दाऊद को पता तो था कि क्या हो रहा है, तो फिर हम उसे संदेह का लाभ क्यों दें? मैं तो दे ही नहीं रहा हूँ संदेह का लाभ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसकी जानकारी में था। राजन को भी जब ये चीज़ पता चली थी तो उसने रोकना चाहा था। राजन छोड़िए, एजाज पठान ने रोकना चाहा था। एजाज पठान बिल्कुल विरोधी था कि मुंबई में कोई नया दंगा हो, कोई घटना हो ऐसी। एजाज पठान ने खुद मुझसे ये बात कही है। एजाज पठान अपनी मृत्यु पर्यंत मतलब जो है मेरे साथ टेलीफोनिक जुड़ा रहा है। वो जब उसको हिंदुस्तान ले करके आ गए और आर्थर रोड जेल में था, तब बहुत बुरी कंडीशन में था वो, क्योंकि दाऊद ने उसको अबंडन कर दिया था। छोटा शकील ने उसके ऊपर 2 बार फायरिंग करवाई थी। एक बार उसको फायरिंग हुई थी, उसके गले में गोली चली गई थी, लग गई थी और वो अटक गई थी। कराची में उसका या लाहौर में ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, इवन डिफेंस उसमें हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा था, जो कि इस तरह की इंजरीज के मास्टर उनके पास में डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं। तो दाऊद इब्राहिम अपने साथ उसको लेकर के और ऑस्ट्रेलिया गया और वहां पे उसका इलाज करवाया था और उसको ठीक करके लाया था। तो फिर बाद में खटास क्यों आई? ये इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि एजाज पठान अब नंबर 2 की कुर्सी पे बना रहे, उसके कारण उसकी ये गत बनी। दाऊद के लगातार कान भरते रहे लोग, और एजाज पठान जो है उसको जितना मैं जानता और समझता हूं, वो वाकई पठान था। जिसको, जो पठान होते हैं ना, जो लोग खुद को बोलते हैं कि हम मुसलसल ईमान के धनी हैं, हम मुसलमान हैं, मतलब ये उनके यहाँ पे एक फ्रेज चलता है कि मुसलमान वो जो मुसलसल ईमान का मालिक हो, वो उसमें उस किस्म का सा इंसान था। उसने अंडरवर्ल्ड में किलिंग्स की हैं, उसने वो सब बदकारियाँ की हैं, गलत काम किए हैं, लेकिन वो कभी भी इन चीज़ों से बचता था। और उसका हमेशा से एक बात ये कहना था कि मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मर्डर नहीं करना चाहूँगा जिसको कि हफ्ते के लिए मार दूं मैं। अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर के लिए मार दूंगा, क्योंकि नहीं तो वो मुझे मार देगा। वो गैंग का ऑपरेशन का पार्ट है, लेकिन मुझे किसी को हफ्ते के लिए मारना पसंद नहीं है। ये उसका खुद का कहना था, जो बाज़ दफ़ा मैंने जब भी कभी इंटरव्यूज़ किए हैं इन लोगों के टेलीफोनिक और मैंने छापे हैं वो, तो उसमें ये सब चीज़ें मैंने लिखी हैं। और हमारी जो पत्रकारिता का सिद्धांत है वो बहुत सीधा साधा है कि यहाँ पे बातें छुपाने के लिए नहीं होती हैं, छापने के लिए होती हैं। तो हम जो बात करते थे छापते थे। अब उसमें से कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें फ़िल्टर करनी होती हैं जो नहीं आप छाप सकते, वो राष्ट्र के हित के लिए नहीं होती हैं, जनहित के लिए नहीं होती हैं, तो वो फ़िल्टर कर दी जाती हैं। और हमसे गलती से आ गई हैं तो फिर वो जो मोटी से पतली चलनी लगती है संपादकों की, है ना, 3-4 हाथों से चीज़ गुजरती है, खबर निकाल, तो वो लोग भी निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि निकाल दिया और छाप देते हैं। कई बार ये होता है कि पहले डिस्कस करते हैं कि अरे भाई ये चीज़ तुमने क्यों लिख दी है, क्या है इसका कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं है, संपादक को तय करता है उसके बाद आपके आंसर के ऊपर। कभी वो चली भी जाती है, कभी रोक भी ली जाती है। तो एजाज पठान से लगातार बातें होती रही हैं। उसने बहुत सारी अंडरवर्ल्ड की, दाऊद गैंग की तमाम तफसील मुझे दी हैं, खुद दी हैं, छोटा शकील ने दी हैं। कई बार इनके गैंग के लोग मार करके निकलते थे और हमें पता चलता था कि अच्छा ये इस ग्रुप का है, तो हम उस ग्रुप के सरदार को ही फ़ोन लगा लेते थे कि अरे एजाज भाई आपके बंदे ये मार के निकले हैं क्या? बोले हाँ मेरे लोगों ने किया है। ठीक है, छाप दिया अगले दिन। अब हमारे पास ये पुख्ता है, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, हमने छाप दिया। तो ये हमारी खबर नवीसी का हिस्सा था। ये छापने से मुझे याद आया कि आपने एक बारी ऐसी कोई खबर छाप दी थी, जैसे छोटा शकील को अचानक से लगा कि विवेक अग्रवाल जी से फौरन बात होनी चाहिए। वो क्या किस्सा था? कि मैंने सुना कि अखबार में लगातार छोटा शकील के कॉल आ रहे हैं और उसके बाद वो आपसे बात करना चाह रहा था, क्या हुआ था? तो एक कोई बहुत बड़ा मर्डर हुआ था उसी समय में, किसी बड़े पॉलिटिशियन का या किसी बिल्डर का। मैं वो एकदम एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ वो कौन सा मर्डर था। तो उन दिनों मैं जनसत्ता रिसाले में काम करता था और क्राइम देखा करता था। तो मेरी अमूमन ये था कि मैं 6-7 बजे के दरमियान दफ्तर पहुंचता था और अपनी खबरें
सबमिट करके 10-11 बजे तक मैं रुखसत हो लेता था। फिर मेरी मुंबई शहर में आवारगी शुरू हो जाती थी। तो उस बीच में अंडरवर्ल्ड के लोग हैं या इन्फॉर्मर्स हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं या क्राइम ब्रांच के लोग हैं, वो सब लोग रात में ही मिला करते थे। तो उनसे बातें होती रहती थी और फिर 2, 3, 4, 5 बजे जब काम ख़त्म हुआ तब घर जा कर के सोया करते थे। उस वक्त मेरा एवरेज स्लीपिंग आवर्स 2 घंटे था। अरे हाँ, ये करीब 1985 से 2015 तक ये सिलसिला चला। क्या बात कर रहे हैं जी, 30 सालों तक। हाँ, लगातार। और ये जो किस्सा हुआ था तो उसमें वो मैंने उसके उन ओरिजिनल शूटर्स के नाम और वॉचर और ये सब पूरी जो टीम होती है 7-8 लोगों की, उसके ओरिजिनल सारे नाम मुझे मिल गए थे मेरे एक सोर्स से। ठीक है। और मैंने छाप दिए। अब वो कल मर्डर हुआ है, आज सुबह के रिसाले में आपका बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो खबर के रूप में पूरा तबसरा छपा हुआ है कि साहब इन लोगों ने मारा है और कैसे कहाँ भाग के निकल गए हैं, वो सब छपा है उसमें। उनको चिंता हो जाती है क्योंकि उनकी एक काम करने की पद्धति है, उनका एक तरीका है। वो लोग क्या करते हैं कि जब इस तरह का कुछ होता है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका जो असली कारीगर है, वो लोग कारीगर बोलते हैं शूटर को, तो उनका कारीगर ना पकड़ा जाए। तो वो क्या, उनके पास में छोटे छोटे पंटर होते हैं, अंतिम पंक्ति के प्यादे, उनको वो लोग दूसरी गन्स के साथ में पुलिस में जमा करवा देते हैं सेटिंग से कि साहब इनको रख लीजिए। उनके पास में हथियार भी दे देते हैं। जो चिल्लम चिल्ली चल रही है, हल्ला हंगामा चल रहा है एनजीओज का, पत्रकारों का, वो शांत हो जाएगा। तो पुलिस वाले भी अपना उनको उठा करके ले आते हैं, जमा कर लेते हैं, हमारे सामने बुर्के पहना करके या मास्क पहना करके परेड करवा देते हैं। हम लोग भी ताली बजा करके और उनकी तस्वीरें खींच के छाप करके बोल देते हैं भैया केस डिटेक्ट हो गया। थोड़े समय में वो केस जो है वो सारे डिफंक्ट और सब गलत सबूत रहते हैं। हथियार जो बरामद होते हैं उनके कैलिबर, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो हैं वो मैच नहीं करती हैं, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स, वो सारे के सारे बाद में छूट जाते हैं। और तब तक लोग भूल चुके होते हैं। भूल भी चुके होते हैं और अगर आप याद भी रखेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। तो अब वो उसको तो परेशानी आयद होना तय है। उसने फ़ोन किया दोपहर 2 बजे के आसपास। हमारे यहाँ का एक प्यून जवान बंदा था, तो उसने फ़ोन उठाया। इन्होंने कहा मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ, तो बोलते मैं पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। तो बोले मेरे से बकवास मत कर, मैं वाकई छोटा शकील बोल रहा हूँ, ये सब वो सब। तो उसने बोला कि अरे छोड़ो यार, वो विवेक साहब तो 6-7 बजे आते हैं। और ये करके उसने फ़ोन बंद किया। उसको मन में ये हुआ कि यार ये क्या बकवास है। उसने दोबारा फ़ोन लगाया, बोले कि तुम्हारे किसी सीनियर से बात कराओ। तो संध्या जनसत्ता भी अखबार जो है वो हमारी ही डेस्क से निकला करता था, तो उसके प्रभारी जो हैं वो वहाँ बैठे हुए थे, उनको दे दिया। उसने फ़ोन लेते से ही कहा हेलो, इधर से सीधे आया गोली की मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ। इनके बेचारों की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने कभी ना शकील से बात किया था, ना शकील के किसी कॉकरोच से बात की थी। वो बेचारे डर गए। बोले नहीं देखिए आप उनसे ही बात करना, विवेक अग्रवाल से, और वो जब आएंगे तब बात करना। तो बोले कब आते हैं विवेक? तो उन्होंने बताया ऐसा। मैं आया तो करीब 7 बजे के आसपास फ़ोन आया और काफ़ी नाराज़ था। मुझे कहा कि आपने मेरा बंदों के नाम छाप दिए, ये सब किया, मेरे लोगों के नाम नहीं छापना। मैंने कहा क्यों नहीं छापना? जब विवेक अग्रवाल जैसे 2 कौड़ी के इंसान को ये खबर मिल सकती है कि कौन शामिल थे, तो क्या पुलिस को नहीं पता होगा? तो बोले पुलिस को तो हम सेटिंग करके रखते हैं ना, आपको नहीं छापना है। मैंने कहा देखिए गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी तरफ है। आपके यहाँ से लीकेज है और अगर वो लीकेज मेरे तक आएगा तो मैं छापूंगा। अच्छा। ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है। ये बात आपने छोटा शकील को बोली? क्यों नहीं बोलेंगे? मृत्यु अटल सत्य है। यदि मृत्यु से घबरा करके आप अपना काम रोकते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख जीवन में कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। और एक बात कहता हूं कि आप सबसे बड़े अपराधी तब हैं जब आपको बोलना है और आप नहीं बोलते हैं, जब आपको विरोध करना है और आप नहीं करते। और एक अपराधी, इस स्ट्रेचर का गैंगस्टर डॉन, वो तब उस आदमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जब वो ईमानदार हो, जब निरीढ़ दिखाता है। हाँ। तो जब मैंने उससे कहा कि ये तो संभव नहीं होगा, तो उसने
तमाम तरह के जो लालच दिए जा सकते हैं, प्रलोभन हो सकते हैं, वो सब करने का प्रयास किया। मैंने उनसे कहा कि देखिए ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। फिर बाद में करीब करीब 45-50 मिनट ये कॉन्वर्सेशन टेलीफोन पे चली। वो दुबई से बात कर रहे थे। तो आखिरी में ये हुआ कि अगली बार से जब भी कभी आपको कुछ खबर जाननी हो, कुछ भी है, तो आपको मैं एक नंबर देता हूँ, इस नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर लिया करें। यदि मैंने उठाया तो ठीक है, आप मेरी आवाज़ पहचान लेंगे, नहीं तो मेरा एक कारिंदा उठाएगा। आप उसको सिर्फ विवेक अग्रवाल जनसत्ता 3 शब्द बोलिएगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं 2 घंटे में कॉल बैक करूंगा। और ऐसा कम से कम 100 बार या 150 बार या 200 बार तो हुआ ही होगा, जब मैंने किसी खबर के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, चाहे उसका गैंग का क्यों हो ना हो, दोनों स्थितियों में उसको कॉल किया है और रिस्पॉन्स आया है। तो ये सिर्फ विवेक अग्रवाल की कहानी नहीं है। मुंबई में और ये सिलसिला कब तक चला? ये सिलसिला चला है 2015 तक। 2015 तक, जब तक कि मेरी वो पहली किताब मुंबई नहीं आ गई, जिसमें आपने दाऊद की पिक्चर छापी। हाँ, और वो दाऊद की कराची में मोइन पैलेस के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसके सामने खड़े हुए कि दाऊद की पहली और आखिरी तस्वीर कराची की छापी गई। उससे वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है मुझसे बड़ा नाराज़ हो गया और उसके बाद वो संपर्क जो है वो समाप्त हो गए। वरना उसके पहले तक तो काफ़ी सारी सूचनाएं। और उस पिक्चर का एक्सेस कैसे मिला था आपको? वो माफ़ कीजिए, बताना मुफीद नहीं होगा, लेकिन ये है कि काफ़ी बड़ा एक सस्टेन्ड ऑपरेशन किया था, जिसके तहत वो चीज़ मुझ तक आ पाई थी। मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ विवेक जी बात सुन के कि आपने थोड़ी देर पहले बोला कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इतनी कोशिश की और उसके घर से 400 मीटर से आगे नहीं बढ़ पाई, और आप उनके घर के अंदर के स्विमिंग पूल की अगर तस्वीर ले रहे हैं, इसका मतलब जिस आदमी ने वो तस्वीर खींची है, आपकी पहुंच उस आदमी तक तो है, तो आप ज़्यादा आगे पहुंच गए हैं। एक कारण क्या होता है आपको मैं बताऊं कि क्रिमिनल हो, इन्फॉर्मेंट हो, इवन पुलिस वाले या इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो ऐसे जर्नलिस्ट पे, ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के साथ में जुड़ना और उससे बात करना या उस पर ट्रस्ट करना ज़्यादा मुफीद समझते हैं, बेहतर समझते हैं, जो पैसों के लिए काम नहीं करता, जो अपने काम के प्रति, स्वयं के प्रति बहुत ईमानदार हो। उसका नतीजा है कि बिना एक चवन्नी खर्च किए हुए वो तस्वीरें हासिल हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे 5.5 लाख रुपए लगे, वो अलग कहानी है, तैयारियों कर में। लेकिन उस पिक्चर की कीमत नहीं है कि मैंने किसी से पैसे देके खरीद ली। उस पिक्चर को हासिल करने के लिए जो 1-2 साल सस्टेंड ऑपरेशन चला, उसके लिए जो खर्चा हुए, जो भी कुछ हुआ, वो अलग। और वो तस्वीर कितने सालों बाद दाऊद की लेटेस्ट तस्वीर थी? वो उससे पहले की आखिरी तस्वीर तो 90s में शारजा की थी शायद, है ना? वो सारी की सारी तो जो शारजा क्रिकेट मैच और इसकी उसकी थी, या हमारे यहाँ की मुंबई की ही एक बहुत अच्छी लेडी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू जब किया था, तब वहाँ से, घर से, ऑफिस से जो भी पिक्चर उनकी शूट हुई थी, वो सब थी, वो सारी आई हैं। ये उसके बाद में भी कुछ एक तस्वीरें आई हैं जिसमें मूछें नहीं हैं या ये सब है, लेकिन वो टाइट क्लोजअप या क्लोजअप हैं जो किसी चैनल ने या किसी अखबार ने दिखाए। लेकिन ये पहली तस्वीर है जो पूरी दाऊद इब्राहिम को खड़ा हुआ दिखाती है और उसके उस दौर के आउटफिट के साथ में दिखाती है। और वो जो तस्वीर है, यदि आप अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे तो, किताब के कवर पे है वो, तो उससे हूबहू वैसा का वैसा आज भी वो दिखाई देता है जी। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी नागवार हो गुजरी उन लोगों को। तो ठीक है, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, उन्होंने अपनी चीज़ कर ली, चलता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, प्रोफेशन। बिल्कुल बिल्कुल। दाऊद को लेकर और भी कई तरह की जो खबरें हैं, उनमें एक खबर ये भी थी कि उस वक्त की जो एक्ट्रेस थी मंदाकिनी, उनके साथ भी उनका कुछ अफेयर था। इसी तरह से अबू सलेम को लेकर भी था कि उनका भी मोनिका बेदी के साथ था। तो पहले मैं दाऊद की बात करूंगा कि फिल्म एक्ट्रेस के वो इतना नज़दीक पहुंचे और बाद में दोनों के रिलेशन हुआ, उस रिलेशनशिप का क्या बैकग्राउंड था? देखिए, उस दौर में कोई भी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस या कोई भी सेलिब्रिटी उनको इनकार करने की हिमाकत नहीं कर सकता था, और सीधे थ्रेट पहुंचती थी, लड़की है तो तेरे मुंह पे एसिड मार देंगे, मर्द है तो उसको गोली मार देंगे। और ये वो फिल्म एक्ट्रेस को भी धमकी दे देते थे? हाँ, बिल्कुल देते थे। उस क्या है भाई, हमारी मर्जी, हम साला बेताज बादशाह हैं अंडरवर्ल्ड के, तुम्हारी औकात क्या है?
उनको तो करना क्या है, क्या रे झाड़ू फेर के आ, झाड़ू फेर के आया, यानी AK-47 ली, गर्र करके यूं चलाई, सामने जितने 15, 20, 30 लोग हैं निकल लिए। उनको लड़कों को तो कुछ नहीं है, वापस लौट के आएंगे, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जो मिलने हैं वो मिल जाएंगे। भाई हमारा तो आजमगढ़ जो है 5-5 हज़ार में लड़के सप्लाई करता रहा है मर्डर करने के लिए, दाऊद इब्राहिम के गैंग के लिए। तो वहाँ तो 5 लाख रुपए मिल गए तो साला जलसा हो जाता है। अमृत तो कुंड में भीग लिया तो नहा लिया, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो कौन नहीं डरेगा। राकेश रोशन को अगर उन्हें मारना होता तो गोली मार ही दी होती ना, कार पे क्यों गोली चलाई? सिर्फ डराना था कि कार पे मार सकते हैं तो तुम्हें भी मार सकते हैं। अगली गोली तेरे सिर पे ही लगेगी। वो फोन करके बोला उसे बाकायदा, बड़ा शाना बनता है ना तू, अभी देख गाड़ी पे चलिए, अगली बार तेरे ऊपर लगेगी, खोपड़ी पे हम ठोकेंगे। क्या काम था उनको? ऋतिक रोशन की जो पहली फिल्म आई थी, उस फिल्म की उनको 2 DVDs चाहिए थी, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसी बनती थी ना DVD, एक सिंगल तो बन नहीं पाती थी, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी जो है HD क्वालिटी में तो DVDs के साइज़ छोटे होते थे, तो उसमें 2 DVD में आती थी। और 2 DVD उनको टेबल एडिट चाहिए थी। इनने मना कर दिया कि मेरी फिल्म की पायरेसी हो जाएगी तो मैं नहीं दूंगा। वो तब डी कंपनी पायरेसी में उस्ताद थी और बड़ा बिजनेस था, मतलब एक DVD एक फिल्म की यानी 10 करोड़ से 20 करोड़ का बिजनेस। अब ये जो गोली चली, मजबूरन भेजनी पड़ी DVD। 25 करोड़ से 30 करोड़ का बिजनेस हुआ उस फिल्म की ब्लैक मार्केटिंग एंड DVD से। तो दाऊद को 50 रुपए की एक बुलेट और 50,000 का छोकरा भेज करके काम करने में अगर 20 करोड़ का या 30 करोड़ का फायदा होता है तो क्यों नहीं करेगा। और ये लोग बेचारे तो सॉफ्ट टारगेट हैं, सड़क पे, किसी हिल पे, किसी नदी के किनारे, कहीं भी शूटिंग करते पाए जाते हैं। और पुलिस क्या करती है सबके बीच? मजीरे बजाती है। मतलब क्या करेगी अगर पुलिस? इतने बड़े लोगों को भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, मैं गुलशन कुमार के केस पर तो खैर बाद में आऊंगा, तो मतलब क्या रोल था फिर पुलिस का उस दौरान? देखिए, पुलिस का रोल तो अपनी जगह हर जगह अच्छा होता है। पुलिस के सामने प्रॉब्लम यह है कि इंटेलिजेंस भी तो पहुंचनी चाहिए ना कि भैया ये होने वाला है। अब आपके अगर इंफॉर्मेंट अंदर नहीं है, आप वो सब नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका फेलियर है। वो लोग तो स्मार्ट है ना। कई बार तो मैंने ये देखा है कि वो लोग सिर्फ एक किलिंग स्क्वाड नहीं जाता है, एक के पीछे दूसरा भी होता है कि अगर पहला फेल हुआ तो दूसरा करेगा। सुनीत खटाऊ हत्याकांड, अमर नाइक ने 2 किलिंग स्क्वाड बनाए थे। पहला किलिंग स्क्वाड बाइक पे था, सेकंड किलिंग स्क्वाड जो है वो सुनीत खटाऊ की कार ये खड़ी है, उसके ठीक पीछे नीले रंग की मारुति 800 कार में खुद अमर नाइक मौजूद है, और उसके ठीक पीछे एक व्हाइट कलर की तीसरी कार है जिसमें सेकंड किलिंग स्क्वाड मौजूद है। इतनी उसने व्यवस्था रखी थी। और पहला बंदा आता है बाइक से, गाड़ी रुकती है, पीछे वाला हैमर निकालता है, उनका कांच जो है वो हैमर से चकनाचूर करता है हथौड़ा मार करके, और सीधे गोलियां पंप करनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये हो जाता है, गाड़ी राइट टर्न लेकर के अस्पताल की तरफ भगाता है उनका ड्राइवर, और ये सीधे निकल जाते हैं प्रभा देवी की तरफ। तो ये लोग इतने मतलब क्लासिक डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशंस करते हैं किलिंग के लिए। तो आप सोचिए कि उनकी इस चीज़ की भनक किसी को क्यों नहीं पड़ी। जब इतने बड़े बड़े केसेस हुए हैं, तकीउद्दीन वाहिद जो ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस का चेयरमैन MD था, उसका मर्डर हुआ दिन दहाड़े। रामदास नायक जो कि देश के इतने बड़े BJP के नेता थे और बड़े फायर ब्रांड लीडर थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई। कितने ही लोग हैं, प्रेम कुमार शर्मा BJP के विधायक थे, उनकी हत्या हुई। तो हमारे यहाँ तो मतलब इस तरह की हत्याओं का पूरा एक वक्त ऐसा आया था जब ये लोग पॉलिटिशियंस पे आने लगे, तब उनको लगा कि साला ये खतरा हमारे ऊपर आने लगा है, तब जाकर के पुलिस ऑफिशियल्स को बोला गया कि इसको ख़त्म करो। और फिर जो 6-7 साल सस्टेन्ड ऑपरेशन चला, उस 5 साल के अंदर इन लोगों ने करीब 850 फेक एनकाउंटर किए और इन लोगों को मार करके ख़त्म किया। फेक थे सारे, फेक थे सारे। लेकिन
मेरे हिसाब से जायज़ थे। जायज़ थे। शठम शठे समाचार है। चलो उस पर आऊँगा, लेकिन पहले वो वाला सवाल का जवाब जो मंदाकिनी के साथ दाऊद इब्राहिम का था। उस वक्त में ये हुआ कि मंदाकिनी जो है उसका रिश्ता जो दाऊद इब्राहिम से हुआ वो किसी ऐसी ही सिलसिले में उसको बुलाया गया और मिलना हुआ। दाऊद की तरफ से प्रपोज़ल आया, दाऊद की बात मानना उनकी मजबूरी थी। उस मजबूरी के तहत जो है फिर वो रिश्ता आगे बढ़ा। एक वक्त में आकर के रिश्ता ख़राब हुआ, फिर दोनों की राहें जुदा हो गई और अब मंदाकिनी वापस लौट आई हैं हिंदुस्तान। उनके 3 बच्चे भी हैं। बड़े वाले बेटे को वो फिल्मों में काम दिलाने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए वो कोशिश भी काफ़ी कर रही हैं। खुद के भी कमबैक के लिए उन्होंने कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन वो जो इतिहास उनके कंधे पे चढ़ कर के चिपका हुआ जो बैठा हुआ है, वो कहीं किसी मोड़ पे उनके लिए परेशानियां तो आयत कर ही रहा है। और अबू सलीम और मोनिका बेदी के केस में भी ऐसा था। अबू सालेम और मोनिका बेदी के केस में हुआ ये था कि मोनिका बेदी को काम मिलना बंद हो चुका था और इस बीच में किसी तरीके से अबू सालेम और मोनिका के रिश्ते बन गए थे और उस रिश्ते को बनाने में मुकेश दुग्गल का बड़ा हाथ था। वो कौन थे? मुकेश दुग्गल एक्टर जो थे, प्रोड्यूसर। ओके, हाँ, सॉरी। मुकेश दुग्गल एक जमाने में कांधे पे चादरें ढो करके और गली गली सड़क सड़क बेचने वाला बंदा था और जब उसकी दाऊद गैंग के कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो उनके लिए काम करते 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 वो प्रोड्यूसर बन गया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मुंबई में जो दाऊद गैंग या छोटा राजन या अरुण गवली के कारण प्रोड्यूसर बन गए या मेकर बन गए और बड़ा कई अच्छी फिल्में भी बनाई, कई काफ़ी पैसा भी कमाया। तो मुकेश दुग्गल के कारण इससे संपर्क हो गया और मोनिका उस समय में अबू सालेम को सरदार बोलती थी। उसी समय में उसका एक निकनेम या अलायस नेम और भी चलता था, कैप्टन। तो उस समय में इन लोगों के बीच जो है एक रिलेशनशिप बिल्ट होनी शुरू हुई। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी चीज़ है ह्यूमन साइकोलॉजी। महिलाओं को जो है ना मैचो मैन बड़े पसंद आते हैं, रोग जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो बहुत पसंद आते हैं। कुछ हद तक तो एक वो चीज़ थी, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये बंदा किस लेवल का मतलब खिलाड़ी है। और हाँ ठीक है, उसको अबू सालेम नाम नहीं बताया था, उसको अरसलान के नाम से मिलवाया था कि इनकी बड़ी पहुंच है और प्रोड्यूसर वगैरह सब कोई इनको ना नहीं बोल सकते। तो उसके ज़रिए उन्होंने कुछ फिल्में हासिल भी की थी और वो एक बिल्ट हो गया रिलेशनशिप। गुड फेथ का है वो रिश्ता और धीरे 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 वो उस स्तर पे पहुंचा कि मोहब्बत हुई है। फिर बाद में इन लोगों ने शादी वादी भी की, ऐसा कहा जाता है, जिसको कि वो इनकार करती हैं। अबू सालेम भी इनकार करता है और फिर ये लिस्बन में इनकी गिरफ्तारी होती है, जो कि दाऊद गैंग के ही लोगों की इंफॉर्मेशन के कारण मतलब वो अरेस्टिंग हुई थी। फिर जेल में ये लोग वहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहे और मज़ेदार बात यह है कि जब ये लोग जेल में थे तब मोनिका इसमें रोमन में, हिंदी में उसको खत लिखा करती थी। उन खत की प्रतियां मैंने हासिल कर ली। अच्छा। और हमने एक बड़ी खबर भी चलाई थी उसके ऊपर। तो उसमें उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए और उन सब चीज़ों के लिए भी वो लिखा करती थी और उनकी तरफ से मतलब काफ़ी प्लीड होता था और तस्वीरें मतलब स्केच बनाती थी जिसके अंदर वो ज़मीन पे बैठी हुई हैं दोनों घुटनों पे और ऐसे करके मतलब वो स्केच बना हुआ है। कुछ दिल का निशान बने हुए हैं, कुछ तस्वीरें ये और फूल वूल बने हुए हैं। वो सब लंबे लंबे 18-18 पेज के खत मतलब उन्होंने लिखे हैं उस जेल की दीवारों के पीछे से। और वहाँ पे समय काटने के लिए और होता भी क्या है, यही सब कर सकते हैं। और जेल के अंदर से ही अंदर खत जो है वुमेन वार्ड से मेल वार्ड की तरफ भेजना है, उतना ही होता था बैरक्स में। तो वो चले जाया करते थे और वहाँ पे थोड़ा सा कैदियों को अलग तरीके से रखा जाता है। उनकी ह्यूमन जो राइट्स हैं उनको थोड़ा ठीक से ट्रीट करते हैं। तो वो उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिल रही थी। तो वो ये चाह रही थी कि हम लोग अगर क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट कर लेंगे, ये सब हो जाएगा, तो यहाँ से हमको
माफ़ी मिल जाएगी और ये हो जाएगी। जैसा कि विक्की गोस्वामी के केस में हुआ था, जब विक्की गोस्वामी को दुबई में अरेस्ट कर लिया था मैंड्रिक्स का कारखाना चलाते वक्त, तो ममता कुलकर्णी ने उससे कहा था कि तुम इस्लाम ग्रहण कर लो तो ये लोग तुमको माफ़ कर देंगे। वैसी सिलसिला यहाँ कुछ हुआ था। तो वो सारा चीज़ चली। उसके बाद में इन लोगों के बीच में दुराव आने लग गया, क्योंकि इसको भी समझ में आया मोनिका बेदी को कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में एक ये गलत कदम उठा लिया है। उसके पिता और ये लोग सब डॉक्टर हैं और बड़े ज़हीन, बहुत अच्छी परिवार से है वो, तो उन लोगों ने भी समझाइश वगैरह दी होगी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि इन लोगों के बीच दुराव हो गया। विवेक, जब आपकी मैं कुछ किताबों पर आऊँगा और मैं जब आपकी किताबों के टाइटल देख रहा था और उन किताबों में आपने क्या कुछ लगाया, तो मैं तो बड़ा हैरान भी हो गया कि इस विषय पर किताबें भी लिखी गई हैं और उसमें कितनी कुछ जानकारी होगी। तो आपकी किताब है क्लीनर के नाम से, कि कैसे मर्डर साइट के बाद उसको क्लियर किया जाता है, लाश को ठिकाने लगाया जाता है और इसके लिए बाकायदा लोग होते हैं, पूरे गैंग होते हैं। तो क्या कुछ फाइंडिंग्स आपकी थी, क्या कुछ है वो जो लोगों को नहीं पता कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं? देखिए, अंडरवर्ल्ड जो है वो एक कारपोरेट हाउस की तरह सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। जब कोई किलिंग प्लान की जाती है तो उस किलिंग की प्लानिंग ये नहीं होती है कि जाओ भाई मार दो, ऐसा नहीं होता है। पहले अपने सीनियर मोस्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ भैया इस आदमी को ठोकना है, तो वो लोग उस आदमी की पहले इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपने इन्फॉर्मेंट्स या वॉचर लगाते हैं, जिनको वो लोग वॉचर बोलते हैं। तो वॉचर जाएगा, उसका एरिया देखेगा, कहाँ से गाड़ी निकलती है, कौन कौन सी गाड़ियाँ निकलती हैं, बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, बीवी कौन से मॉल में जाती है, कौन से हेयर सलून में जाती है, क्या करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ता, 3 महीना, 1 महीना, जितना भी टाइम उनके पास है उसके हिसाब से निकालते हैं। फिर उस इन्फॉर्मेशन वो पहुंचती है प्लानर के पास। प्लानर उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे प्लान करता है कि ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, उसके लिए किस तरीके के हथियार लगेंगे, किस तरीके की व्हीकल्स लगेंगे। फिर वो सामान प्रोक्योर करने के लिए थर्ड पर्सन को बोला जाता है। हथियार लाने वाला अलग होगा, व्हीकल्स अरेंज करने वाला दूसरा होगा, पैसों का इंतज़ाम तीसरा करेगा, गेट अवे कार चौथा चलाएगा, आदमी की शिनाख्त करवाने वाला 5वां होगा। ऐसे हर व्यक्ति के वहाँ काम बटे होते हैं। ये जो चीज़ें हैं इसमें 2 तरह के एक्सिक्यूशन होते हैं या किलिंग्स होती है। एक ये कि गैंग वॉर हो रहा है, आमने सामने का, मार दिया, चलो भाई निकल लो, इसकी लाश मिलने दो ताकि दुनिया को पता चले कि दाऊद गैंग ने मारा या राजन गैंग ने मारा या गवली गैंग ने मारा या नाइक गैंग ने मारा, जो भी मंचेकर गैंग ने ठोक दिया, तो दुनिया को पता चलना चाहिए। दूसरा ये कि जिनसे हफ्ता लेना है उनकी लाशें गायब नहीं करवाते, क्योंकि उससे शहर में और समाज में आतंक बढ़ता है, फैलता है, जिससे कि उनको पैसा आता है। जैसे गुलशन कुमार की जिस दिन हत्या हुई थी, उस अकेली रात में तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए अबू सालेम को फिल्म इंडस्ट्री से हफ्ता चला गया था, क्योंकि हर एक को फोन यही आया कि तेरा गुलशन कर दूं। कौन गुलशन करवाना चाहेगा खुद का? वो महीना हर रात पैसा जाता था, हर दिन पैसा उसको हवाला होता था, ऐसी हालत हो गई थी। तो ये सारी चीजें होती हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनकी डेड बॉडीज नहीं मिलनी चाहिए, वो डेड बॉडीज ना मिलें, उनको गायब करवाना है। इस काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो पोटलेबाज कहलाते हैं। अंडरवर्ल्ड की मुंबई की लैंग्वेज में पोटला करने का मतलब है किसी भी व्यक्ति की गठरी बनाना, पोटला यानी गठरी, और उसकी लाश गायब करवा देना। अब वो लाश गायब करने के 50 तरीके हैं। किसी की लाश को आपने गायब किया, बोरी वोरी में, किसी में बैग में भरा, बॉडी बैग में, और पत्थर बांध करके समंदर में डाल दिया, समुद्री जीवों का नाश्ता हो गया। किसी को ले गए ज़मीन में गाड़ दिया, किसी को एसिड के ड्रम में उतार दिया, तो किसी को सीमेंट, पिघले हुए जो गीला सीमेंट है उसमें डाल करके ढक्कन बंद कर दिया और फिर वो कहीं पे डाल दिया या बरी कर दिया, उसको ज़मीन में गाड़ दिया। पता ही नहीं चलता इस धरा पे उस नाम का कोई प्राणी आया अभी तक नहीं आया था। तो इस तरह के काम करने वाले कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो कि उनके लिए काम करते हैं। ऐसी ही 3 लड़के काम करते थे जिनकी कहानी जो है मुझे पता चली थी।
और वो तीनों बेचारे अनफॉर्चुनेट थे और मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कहना चाहिए कि मुझे मेरे एक इन्फॉर्मर के थ्रू न केवल उनके बारे में पता चला बल्कि मुझे उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उनकी जगह ठिकाने, ये वो सब पता चल गया। तो और मैं पता नहीं किस धुन में उनके पास पहुंच गया और मैंने कहा कि भाई मुझे तुम लोगों की कहानी जाननी है। तो बड़े नाराज़ हुए, बोले आप आ गए, जिंदा कैसे जाओगे? मैंने कहा जाऊँगा तो 2 पाँव पे, और अगर 4 कांधों पे गया तो आशिक का जनाजा है, धूम से उठेगा। तो बोले आपको पता है ना हम क्या करते हैं? मैंने कहा हाँ पता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आप बात कीजिए, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। उनको लगा कि यार ये पागल आदमी है तो मतलब इससे दोस्ती करनी चाहिए, तो उन लोगों ने की। यंग थे तो उन लोगों के साथ काफ़ी सारी फिर बातें हुई, ये सब हुआ। उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की कि हम लोगों के बारे में कुछ आप छापिएगा मत, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ कभी कभी नहीं भी छापी जाती हैं, नहीं छापी। एक ऐसा वक्त आया कि वो लोगों के पीछे एक पुलिस ऑफिसर पड़ गया था तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और उस ऑफिसर का मकसद ये नहीं था कि उनको पकड़े, उसका मकसद ये था कि वो अपने काम करवाए उनसे और उनसे हफ्ता वसूली करे। करप्ट था वो बहुत ऑफिसर। तो उन्होंने कहा कि यार इसके क्लचेस में आ गए ना तो ये साला ज़िंदगी हम लोगों की ख़राब कर देगा, इसलिए मौका लगते ही निकल लो। तो वो सब के सब अपने परिवारों और अपनी प्रेमिकाओं और पत्नी वत्नियों के साथ में यहाँ से तीनों निकल लिए। तीनों अलग अलग समाज, संप्रदाय, धर्म के थे और बहुत ही यंग थे, टैलेंटेड लड़के थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट थे तीनों की इस हरकत को करने के लिए उन्हें आना पड़ा। विदेशों में क्लीनर जो होते हैं वो यही काम करते हैं। वहाँ पे लीगल और इलीगल 2 तरह के क्लीनर होते हैं। एक फॉरेंसिक क्लीनर्स होते हैं जिनका काम पुलिस के बाद में शुरू होता है, और दूसरे वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं जैसे ये करते थे। तो उनकी कहानी लिखने के लिए अब मेरे पास में पूरा स्कोप था, लेकिन परेशानी ये थी कि इतना मटेरियल नहीं था कि उससे मैं एक ट्रू क्राइम स्टोरी क्रिएट कर पाता। तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा शाब्दिक, थोड़ा सा उसके अंदर खेल करते हुए उसको नए कपड़े जामा पहना करके और एक सिनेमैटिक स्टोरी, एक उपन्यास के रूप की में शक्ल में लिखा। तो मेरे जो बाकी भी माफिया सीरीज़ के अन्य उपन्यास हैं वो भी कमोबेश किसी न किसी जिंदा किरदार पे या मर चुके किसी किरदार के ऊपर ही आधारित है, जिसमें फाइनेंसर भी है और भी। आपकी किताब और है जिसमें आपने एक साइको सेक्स किलर का जिक्र किया है। वो किस तरह की प्रजाति होती है? जो मैंने उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा या सुना कि उसमें जो कातिल है उसका कहना है कि उसे किसी को मार के उसी तरह का प्लेजर फील होता है जैसा कि लोगों को फिजिकल रिलेशन बनाने पर होता है। कौन था वो शख्स और क्या मनोविज्ञान है वो? हमारे यहाँ पर मुंबई में दाऊद गैंग के लिए किलिंग करने वाला एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम है फिरोज़ कोंकणी। फिरोज़ कोंकणी दिखने में कोई बहुत लहीम शहीम ऊंचा कद्दावर इंसान नहीं था, दुबला पतला, मतलब आपके अंदर से तो 2 निकलेंगे ऐसा बंदा था। और वहीं डोंगरी इलाके का रहने वाला, लेकिन बहुत ही खतरनाक सुपारी हत्यारा था। और बेंगलोर से जब उसे पुलिस पकड़ने गई थी तो 12 पुलिस अधिकारियों का दस्ता गया था हथियारों से लैस, और जिस झोपड़पट्टी में वो रहता था उस झोपड़पट्टी की पूरी लाइट बंद करके और फिर उसके झोपड़े पे धावा बोला था इन्होंने। उनको ये मालूम है कि अगर इस लड़के के हाथ में उसकी दोनों पिस्टल आ गई तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और बड़े अच्छे हट्टे कट्टे लोग गए थे जो मतलब अनआर्म्ड फाइट करने में उस्ताद हैं, उस तरह के से लोग गए थे जो कंट्रोल कर सकें किसी भी अच्छे से अच्छे ताकतवर व्यक्ति को। और वहाँ पे उसको अरेस्ट किया, उसके साथ में उसकी पत्नी और बच्चे भी थे, उन लोगों को वहीं छोड़ करके इसको ले करके आ गए थे अरेस्ट करके। तो उसको 5 दिन तक इन लोगों ने अपनी कस्टडी में रखा और खूब कूटा पीटा, लेकिन पट्टा वो बड़ा कमाल का आदमी था, हिला नहीं, उसने जबान नहीं खोली। अच्छा, उसको मार खाने की बड़ी पुरानी आदत थी, पकड़ा जाता था तो पिटता ही था। उसने अपनी एक टेक्निक डेवलप कर ली थी। वो क्या करता था कि बैठा नहीं रहता था या खड़ा नहीं रहता था, ज़मीन पे लेट जाता था और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देता था। अब आप ज़मीन पे पड़ी हुई बोरी को जैसे मारो और उस पर असर नहीं होता, वैसे इसकी बॉडी पे असर नहीं होता था। इसको चोट लगती थी लेकिन ये चीखता चिल्लाता नहीं था। तो जो मारने वाला है ना वो और झुंझला करके मारता था और वो बहुत जल्दी थक जाता था ज़्यादा फोर्स लगाने से, तो वो फिर साइड में बैठ जाता था। और ये इतना बदमाश था कि ऐसे करके और बैठ जाएगा और बोलेगा साहब
थक गए ना तुम, एक काम करो ना, तुम भी चाय पियो, मेरे को भी पिलाओ। तो अब वो साले वो क्या, मतलब ये जो आप बात बोल रहे हैं तो बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा है। हाँ वही उसकी हरकतें फिल्मी। और ये वो कलपते थे बेचारे पुलिस वाले, ये आयला ये इतना मारे यार, कुछ बोलता नहीं साला, ये वो सीनियर ऑफिसर्स भी परेशान। अच्छा, बड़े बड़े कांड किया हुआ लड़का वो। तो मुझे मेरे इन्फॉर्मर्स के थ्रू पता चल गया कि ये भाई साहब जो है हमारी क्या पुलिस की कस्टडी में है। तो एक दिन मैं सीनियर पीआई क्राइम ब्रांच के जो हैं उनके पास जा धमका। मैंने कहा मुझे उससे बात करनी है। नहीं हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा यार देखो फालतू बात नहीं करते, ये सारे ऑफिसर्स गए थे बेंगलोर से लेके आए, सब कुछ मुझे पता है, अपने ऊपर दूसरे माले पे है वो। अब उनको मालूम है कि मेरी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। बोले लेकिन वो आपसे बात क्यों करेगा? मैंने कहा करेगा ना। तो बोले कि हम सुनेंगे उसे। मैंने कहा सुनना, रिकॉर्ड भी करना, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करोगे तो मैं मुकर जाऊंगा कि ये मैं था। वो सबूत नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है। तो बोले अच्छा ठीक है, हमको तो कुछ नहीं बोल रहा, कम से कम आपके सामने कुछ बोलेगा तो हम समझ पाएंगे। ठीक है, हो गया साहब। लेके आए उसे। तो वहाँ पे एसओएस का एक ऑफिस था, जो आपको मालूम है ना, मशहूर एनकाउंटर हुआ है माया डोलस का, शूट आउट एट लोखंडवाला जो फिल्म बनी है, वो जो ऑफिसर थे उनकी टीम जो है एसओएस, उसका ऑफिस था वो। तो बॉम्बे पुलिस की जो 3 माले की क्राइम ब्रांच की हेडक्वार्टर है, उसके बीच में एक पतली सड़क है और उसके सामने एक बैरक है। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो वो बैरक है सिंपल। उसमें दोनों तरफ 2 दरवाजे हैं और 2 खिड़कियां दोनों साइड में हैं। ऐसे मतलब कुल 6 एंट्री एग्जिट आप मान सकते हैं ये। उसमें उनने मेरे लिए बैठने का इंतज़ाम किया और वो वायर किया उसको, उसमें नीचे माइक्रोफोन लगाए और उसको ले करके आए। फिर वहाँ पे मैंने 2.5-3 घंटे इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में मुझे ये चीज़ पता चली कि ये आदमी साइकोसेक्स किलर है। अब उस दिन तो विवेक अग्रवाल की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मतलब वो शायद मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती कि मैं किसी लड़की को लाल गुलाब देता और वो मेरा प्रेम जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लेती। मेरे लिए वो उससे भी ज़्यादा बड़ा दिन था। और मैं खुशी से बाहर निकला और थैंक यू बोलने के लिए उनके पास चला गया। उन्होंने पूछ लिया मेरे से कि अरे क्या आप कहानी का क्या न्यूज़ लिखोगे? तो मैंने खुशी में बता दिया, मैं बेवकूफ़ था। आदमी बौरा जाता है ना खुशी में, तो बता दिया। वो 1 मिनट रुकिए, आप बैठिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, मैं आता हूँ। वो सीधे चला गया मिस्टर मारिया के पास, उनको बता दिया। वो डीसीपी डिटेक्शन थे, उनका पिया आ गया दौड़ता हुआ, सर याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा मरवा दिया, ये अब गई कहानी। गया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा मत कीजिए, वो आपकी स्टोरी लेकर के उसका वकील अदालत चला जाएगा, वो इसको पागल साबित कर देंगे, वो इसको असालम भेज देंगे, फिर वो वहाँ से 2-4 को मार के भाग जाएगा। मैंने कहा क्या आप इसको पकड़ के रख पाएंगे? ये तो जेल से भी भागेगा और 2-4-6 आपके मार के भागेगा। अंततः हुआ भी वही, 2 पुलिस ऑफिसर्स को मार करके वो जेजे अस्पताल से फरार हो गया। उसके बाद में उसके पूरे परिवार को इन्हें डिटेन किया। उसका बाप जो है, पिता जो है, वो बेचारा इस शॉक में और परेशानी में मर भी गया उसका। और वो यहाँ से गायब हो गया, मुंबई छोड़ करके निकल गया। फिर वो वहाँ से नेपाल गया। नेपाल में फिर वो रोज़ाना शकील को कभी किसी को फ़ोन करता था। दाऊद को खूब गाली वाली दिया करता था, मेरा लाइफ ख़राब कर दिया, मेरे को पैसा नहीं भेजता है, ये है वो है। तो वो दाऊद से सीनियर भी था अंडरवर्ल्ड में, क्राइम में। तो दाऊद को बताया गया, तो फिर दाऊद ने उसको कराची बुलाया और एक दिन उसका भी पोटला हो गया। हाँ, करीब मतलब 4-5 साल हो चुके हैं इस बात को। तो कुल मिला करके इस तरह की कहानियाँ होती हैं। और ये देखिए, एक दुनिया का तथ्य और सत्य है, और इस कथ्य में जरा भी मिलावट नहीं है कि जो गोली से खेलता है वो गोली से मरता है, जो आग से खेलता है अग्नि ही उसका अंतिम सत्य है। उसका भी वही हर्ष हुआ कि जिसके लिए उसने 82 मर्डर किए, एक दिन उसका मर्डर उसी बॉस ने करवा दिया, उसी बॉस ने करवा। और दाऊद की तो ये पुरानी मतलब वो शगल रहा है। वो दाऊद इब्राहिम बना ही इसलिए क्योंकि वो ब्रूटल था। अगर उसने लोगों के ऊपर दया माया दिखाई होती ना, तो वो दाऊद इब्राहिम नहीं बनता। ये है कहानी फिरोज कोंकणी की। बड़ी ज़बरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी, एक चीज़ जो और बड़ी हैरान करते हैं, आप डिटेल में बताइए, क्योंकि आप तो इस क्राइम की दुनिया से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं।
अगर मैं क्राइम को एक उद्योग के तौर पर देखूं जिसमें अलग अलग तरह के काम होते हैं, तो ये इंडस्ट्री भारत में कितनी बड़ी है और उसमें जो किस सेक्टर का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, बहुत बड़ा काम है ये। अगर मैं कहूँ कि जैसे सिर्फ अकेले गोल्ड स्मगलिंग की बात कर लूँ तो साल का 1.5 2 लाख करोड़ का बिजनेस है। मेरी एक और किताब है हाईवे माफिया। हाईवे माफिया का अकेला ये जो ट्रेड है जिसमें सड़कों के ऊपर जो ट्रक्स लूटे जाते हैं, डिटेल में बताइए उस बारे में जरा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट करता है जिसमें 3 अलग अलग किस्म के अलग अलग इलाकों के गैंग हैं। उसमें एक गैंग को बॉम्बे पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस सरदार गैंग बोलती है या पंजाब गैंग भी बोलती है। तो हालांकि कुछ लोगों को बड़ा डेरोगेटरी लगता है और ख़ासतौर से सिख समाज उससे बड़ा नाराज़ होता है कि आप उसको सरदार गैंग क्यों बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि भाई वो नाम मेरा दिया हुआ नहीं है, वो मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस उनको इस तरीके से संबोधित करती है या पंजाब गैंग भी बोलती है। ये मूल रूप से पंजाब के हैं और ये ग्रुप जो है ये खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और बब्बर खालसा जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ग्रुप है ये। इनका मुख्य काम है देश में अलग अलग ठिकानों के ऊपर रेड करना, ट्रक्स लूटना, उस ट्रक्स से जो लूटे हुए ट्रक हैं उनका माल बेचना, बाज़ार में 50 से 60% कॉस्ट पे वो लोग मतलब उसको बेच देते हैं, 40 से 50% की रिबेट पे, और उससे जो पैसा आता है वो करीब करीब साल का 200 से 300 करोड़ रुपए ये लोग कमाते हैं। और उसका 80% हिस्सा जो है ये कनाडा जाता है थ्रू हवाला, ताकि खालिस्तान जो ऑपरेशंस हैं उसको रिवाइव कर सकें। और उसका जो मुखिया है इस गैंग का, उसका नाम है जेडी। वो मेरी किताब आई तब तक वो कनाडा रहता था, लेकिन जिस दिन किताब आई और उसको पता चला कि मतलब ऐसा ऐसा कुछ होने जा रहा है, किताब आने जा रही है, कुछ हो रहा है, तो वो अमेरिका भाग निकला। और एक बुज़ुर्गों का आशीर्वाद कह लें या कुदरत का करिश्मा कह लें कि मेरे इन्फॉर्मर्स के ज़रिए मुझे उसकी न केवल ताज़ा लोकेशन, ताज़ा तस्वीरें उसकी नई कार के साथ में मिली, और हमने बुक जो है स्टॉप प्रेस करके वो सब छाप करके फिर किताब निकाली, और उसके बाद उसको अंडरग्राउंड होना पड़ गया। तो एक ये ग्रुप है। एक आदिवासियों का ग्रुप है जो कि झाबुआ से लेकर के और उस साइड में है, वो लोग ट्रक लूटते हैं। एक ग्रुप जो है वो देवास। तो उनका तरीका कैसा होता है, ट्रक लूटते कैसे हैं? मैं बताता हूँ आपको। और देवास के पास में एक जनजाति है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो आप लोगों के लिए भी टेक्निकली लीगली सही नहीं होगा। तो वो जनजाति के लोग भी ये ट्रक लूटते हैं, वो एक तीसरी गैंग है। इन लोगों की लगभग समान मोडस ऑपरेंडी है। ये लोग सब जिन इलाकों से हाई प्राइस्ड, हाई वैल्यू, हाई नेटवर्थ ट्रक्स आते जाते हैं, वहाँ के जो ये होते हैं ट्रांसपोर्टर्स, उनके बीच में अपने इन्फॉर्मर्स रखते हैं। उनसे इनको पता चलता है कि ये डाइक से भरा हुआ ट्रक आया है, या ये कंटेनर के अंदर विदेश से इतने फ़ोन आए हैं, या इसके अंदर टोपाज के या कोई कंपनी के ब्लेड हैं। तो मतलब ऐसी जो हाई नेटवर्थ है, अब ब्लेड का ही एक अकेला 20 फीट का अगर कंटेनर है या ट्रक है, उसकी वैल्यूएशन आज के वक्त में करीब करीब 10 करोड़ होगी। अब वो 10 कंटेनर की, हाँ, और 10 करोड़ का ट्रक ये लूटते हैं। कानपुर जाता है, आगरा जाता है, मध्य प्रदेश के किसी और हिस्से में जाता है, वहाँ पे उनके डीलर्स होते हैं जिनको कि हम डब्बा बोलते हैं। डब्बा वो खरीदता है, उनको डिफरेंट पार्ट में तुरंत अलग अलग ठिकानों पे भेज देता है, और वो जो है वो तुरंत पूरे इलाके में फैल जाते हैं। मतलब अगर आप 3 दिन बाद में रेड भी करें तो वहाँ पे आपको उसके बॉक्स भी नहीं मिलेंगे खाली, इतनी फास्ट वो लोग मार्केट के अंदर सा। और फिर वो छोटी छोटी किराने की दुकान, पान वाले की दुकान, वहाँ पे वो ब्लेड पहुँच गई हैं। कहाँ से आप इकट्ठा करते फिरेंगे, नहीं हो पाता है पॉसिबल। इसका एक बहुत बढ़िया केस भी हुआ था नवी मुंबई में, और वो केस डिटेक्ट किया था एक बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर होते थे पाटिल, उन्होंने किया था। और उन्होंने ही पहली दफ़ा 2 जो गैंग्स हैं उनके खिलाफ मौका लगा दिया था। उसके बाद से हमारे एरिया में उन लोगों ने ऑपरेट करना बंद कर दिया, मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़ वगैरह क्षेत्र में, कि साला ये तो यहाँ की पुलिस मौका लगा देती है, 2-2, 5-5 साल जमानत देनी होंगी, वरना डकैती का क्या है, 2 महीने में जमानत हो जाती हैं। निकले और वापस धंधे में लग गए। तो एक उनकी मोडस ऑपरेंडी ये है। दूसरी मोडस ऑपरेंडी ये है कि इनके लोग खुद ही ड्राइवर बन करके और काम करते हैं और खुद ही ट्रक लेके भाग जाते हैं। तीसरी मोडस ऑपरेंडी ये होती है कि वो लोग खुद ट्रांसपोर्टर बन करके कंपनी खोलते हैं
और लोगों से बोलते हैं कि साहब हमें काम दीजिए, हम आपको इतने कम कीमत के ऊपर काम करेंगे आपके लिए। अगर दूसरा ट्रांसपोर्टर सपोज 2 रुपये किलो के हिसाब से कर रहा है, ये बोलेगा सर मैं आपका काम 1.80 में करूँगा, 1.75 में करूँगा। व्यापारी को क्या चाहिए, 4 पैसे बचें, वो बचाने के चक्कर में पूरा ट्रक लुटता है। तो वो 4-6 महीने तो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ यार अभी ये 3-4 ट्रक का काम हो रहा है, अच्छा, वो अपना माल ले लुआ करके गायब, दुकान किराए की होती है, फर्नीचर उनका ही होता है, छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। नकली सील, नकली कागज, दस्तावेज वो सब बरामद होते हैं, या कभी कभी वो भी नहीं मिलते। इस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं। 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच का टर्नओवर है इनका साल का। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ सड़क हैं, हाईवेज, जिनके ऊपर एक्सेल गैंग काम करती है, वो सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। उनका काम ऐसा है कि वो सड़कों के दोनों किनारे जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होता है उस स्ट्रेच में काम करते हैं, और वो जो गाड़ियों के एक्सेल होते हैं जो कि वजन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बीच में होते हैं और दोनों तरफ से पतले हो जाते हैं वो, और उनको हाथ से फेंक करके मारना बड़ा आसान काम होता है। तो जैसे ही दूर से गाड़ी आती हुई दिखती है और वो उनकी रेंज में आती है, वो फेंक करके और फ्रंट शील्ड पे मारते हैं। गाड़ी वाले को रुकना ही पड़ता है अचानक इस हमले की वजह से, और जैसे ही वो रुकते हैं उनको वो लोग लूटपाट करते हैं। एक तो बहुत बुरा केस हुआ था जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उसको उनके परिवार के सामने उन लोगों ने किया था। तो इस तरह की भी हरकतें ये लोग करते हैं। पर नॉर्मली ये जो 3 गैंग्स की जो मैंने बात की है एक्सेल गैंग के अलावा, वो लोग मोस्टली जो है सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर को ही मर्डर करते हैं। वो इस तरह की हीनियस एक्टिविटी में नहीं जाते। पर हाँ, मर्डर भी करना कोई ये तो आप सिर्फ एक तरह के क्राइम का 1 लाख करोड़ के आसपास का बता रहे हैं कि हाईवे गैंग जो है, जो मैंने कहा अगर पूरी इंडस्ट्री की हम बात कर लें जिसमें ड्रग माफिया भी है, ये ब्लड डायमंड भी है, बाकी भी है, और तो ये तो पूरी एक पैरेलल इकोनॉमी है। हाँ हाँ। और इस इकोनॉमी का फायदा देश का पॉलिटिशियन भी उठाता है, कारपोरेट हाउसेस भी उठाते हैं, ज्वेलर भी उठाते हैं, हवाला ऑपरेटर उठाते हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं उस पूरे खेल से, मैं और आप उसको सोच ही नहीं सकते। हम लोग उस ये अथाह सागर है, इसमें नहीं घुस करके उसको पता किया जा सकता है। ये इसलिए ज्यादा चिंता की बात मुझे लगती है कि सपोज अगर एक ही पैटर्न पे 2 या 3 अपराध होते हैं, और आपने कहा अगर 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है ये, तो पुलिस के जहन में तो होगा, प्रशासन के जहन में होगा। और अगर अपराध इस स्तर तक पहुंच गया है तो अब तक तो आपको स्पेशल टास्क फोर्स बना देनी चाहिए थी, हाईवे पे उस तरह से पेट्रोलिंग होनी चाहिए जिस तरह के रास्तों की आप बात कर रहे हैं, और इसको खत्म करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब या तो आपका इंटेंट नहीं है या आप खुद बेनिफिशियरी हैं। कुछ हद तक बेनिफिशियरी भी हैं, कुछ हद तक इंटेंट भी नहीं है, कुछ हद तक कुछ ऐसी नीतिगत समस्याएं हैं, कुछ हद तक ये कहा जाए कि लेथार्जिक अप्रोच है। अपना कुछ नहीं हो रहा ना, मुझे क्या तकलीफ है। मैं तो जब जाता हूँ तो आगे 5 पायलट कार होती हैं, पीछे 10 गाड़ियाँ होती हैं, साथ में मेरे एम्बुलेंस भी चलती है, गनर भी चलते हैं। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा ना, मेरी फैमिली भी सेफ है, मैं क्यों कर। इनके 4 लोग लुट जाएं पिट जाएं, तब देखिए आप वो लोग कैसे एक्ट करते हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड ऐसी थोड़ी खत्म हुआ, जब पॉलिटिशियन मरने लग गए तब उसको खत्म करना शुरू किया ना। उसके पहले तक तो भाई लोग बड़े मजे से दूध मलाई खा पी करके सो रहे थे। नुकसान किसका हो रहा था? आम आदमी का। हाँ बिल्कुल, ये भी सारा आम आदमी का ही नुकसान है, इनका खुद का पैसा तो नहीं है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। तो विवेक जी बड़ी ईमानदारी से सही जवाब दीजिएगा। आपने पूरी व्यवस्था को 30-35 सालों से देखा है, अपराधियों का, नेताओं का, पुलिस वालों का और जजों का ये नेक्सस कैसे काम करता है? पैसे के लिए करता है, पावर के लिए करता है? हाँ बिल्कुल करता है। JW सिंह हमारे जो हैं यहाँ पे मुंबई में एक जज साहब, उनको गिरफ्तार हुए हैं, छोटा शकील से बातचीत के उनके टेप हैं। हालांकि कालांतर में लंबा मुकदमा चलने के बाद में वो बरी भी हो गए टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। ऐसे 1-2 और जजेस हैं, वकील हैं। किशोर सुथराले का मर्डर हुआ है इस चक्कर में, बोरीवली के बड़े फायर ब्रांड लॉयर थे। तो ऐसे कितने ही लोग हैं। शाहिद अंसारी का मर्डर हुआ है, वो अलग बात है कि उसकी हत्या मतलब करवाने के पीछे बड़ी राजनीति थी और बड़ा एक वो स्टेट किलिंग है बेसिकली, जो मैं अंदरूनी तौर पे जानता हूँ। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, हुई हैं। आप देखिए, बिना नेक्सस के कोई भी देश में कोई भी क्राइम कभी नहीं हो सकता। अंडरवर्ल्ड तो पनपना ही दूर की चीज़ है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि यदि पुलिस चाह ले तो किसी मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। चूंकि वो चाहती नहीं है, इसलिए वो अपराध होते हैं।
एक ज़माना था मुंबई की सड़क सड़क पे हाफ पैंट पहना हुआ पुलिस कांस्टेबल पैदल गश्त करते हुए दिखता था। आज मुझे दिखते ही नहीं पुलिस वाले सड़कों पे। गश्त कौन करता है दिखाई नहीं देता। आज गश्त होती है बाइक्स के ऊपर और कारों में, जीप में। भाई आपको इंफॉर्मेशन तब मिलेगी जब आप वहां के लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। आप वो कर ही नहीं रहे हैं और आप करप्शन करने के लिए बैठे हुए हैं तैयार। तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली कहानी है। आप अगर अंडरवर्ल्ड से क्रिमिनल से पैसा ले रहे हैं और आपने आंख बंद कर रखी है तो क्राइम तो बढ़ता ही जाएगा और पिसेगा कौन? अवाम। वही हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि फिर जो आर्यन खान वाला मामला हुआ था जिसमें समीर वानखेड़े का नाम आया था, जो एनसीबी के उस वक्त थे, क्या उस तरह की जब चीज़ें होती हैं तब भी लोगों का एक सिस्टम पर, व्यवस्था से भरोसा उठता है कि जो लोग विजिलेंस का काम कर रहे हैं अगर वही अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करते हैं तो फिर कहाँ चीज़ें जाएंगी? और इसी में मैं ये भी जोड़ दूं कि जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी मुंबई में रहे, आप तो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, बाद में एक वक्त तो वो हीरो थे लेकिन बाद में फिर सभी पर इल्ज़ाम भी लगे। हम नाम ना लें तो भी बेहतर, आप जानते ही हैं कि इन्होंने पैसा लेकर कुछ चीज़ें की हैं। वो भी अगेन सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल करता है। मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में बहुत छोटे में बताना चाहूँगा। समीर वानखेड़े के केस में एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन ने आर्यन खान को फंसाया क्योंकि उन्हें शाहरुख खान से बदला लेना था और उनको फ्री के टिकट मुहैया करवाए। 25 करोड़ वाली बात थी वो झूठी है, बकवास है, वो कुछ भी नहीं है ऐसा। और वो जो भी कुछ हुआ है, वो जो गंजा बंदा था जिसने की सेल्फी खींची थी आर्यन के साथ में, वो सब हरकतें उसकी थी और वो उस पॉलिटिशियन का शूटर है। उसको गिरफ्तार करके उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाइए, सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। इनको तो बलि का बकरा बना दिया समीर वानखेड़े को। समीर वानखेड़े को ख्वाब में भी मालूम नहीं था, ये था जानकारी थी कि मेरे नाक के नीचे ये साजिश रची जा रही है। और उसके बाद में ये हुआ कि जब ये सारा मामला हल हो गया, ख़त्म हो गया, समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हुई, उनके घर पे, उनके दफ्तरों पे छापे मारे गए, उनके खिलाफ जो है वो DRI ED के केसेस बनाने की कोशिश हुई, उनको बम्बई से उठा करके और चेन्नई तबादला कर दिया। हालांकि वो कैट से केस जीत करके वापस मुंबई आ गए। वो लड़ रहे हैं अब इस अपनी प्राइड के लिए वापस। उन पर ये गुस्सा कौन निकाल रहा है? वही पॉलिटिशियंस, क्योंकि बाद में तो शाहरुख खान के साथ उनका पैचअप हो गया। तो अब तेरी जरूरत नहीं, तो हमारा टिश्यू पेपर था, एक बार हमने इस्तेमाल किया, फेंक दिया। ऐसे कोई कम अफसर थोड़ी है जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। समीर वानखेड़े को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उनका पूरा कैरियर का ग्राफ मेरे सामने है। वो कमाल का अफसर है, दीवानगी लेकिन क्या ये विवेक जी शर्म की बात नहीं, अगर नेता सिस्टम का इस्तेमाल अपनी निजी खुन्नस निकालने के लिए करते हैं और उससे पूरी की पूरा सिस्टम और अधिकारी बदनाम होते हैं, तो फिर लोगों का सिस्टम पे कहाँ भरोसा रहेगा? और आप किस पर गुस्सा निकाल रहे हैं? उस आदमी पर जो एक देश का आइकन है। मुश्किल क्या है कि राजनीति का स्तर उस तरह से रसातल में जा चुका है, पाताल लोक में पहुंच चुका है कि अब आप उतनी गहराई तक देख भी नहीं पाते हैं। मुश्किल वहां है। नेता जो है ना, अब लीडर नहीं बचा। अब देश को, जनता को दिशा और दशा देने वाला व्यक्ति नहीं बचा। अब वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अब वो खुद के लिए पैसा कमाने की मशीन उसने सिस्टम को बना लिया है, तो और अपने नेता को खुश करने का उसने जरिया बना लिया है। अब वो अपने जिस नेता को खुश करने के लिए ये पूरा आर्यन खान का कांड हुआ है, उसका कोई मतलब मकसद नहीं रह गया। और जो ये हुआ है गलत ही हुआ है। वही चीज़ जो है बैच 83 के जो हमारे 13 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम के ऊपर किया जाता है, माफ़ कीजिए, एक अफसर को छोड़ करके बाकी 12 अफसरान जो थे हमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनमें से किसी के साथ में मेरा कोई कभी संपर्क नहीं बन पाया, क्योंकि वो लोग अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जो कि अपने पेशे के लिए, अपने काम के प्रति ईमानदार था। वो काम करता था, भूल जाता था और मीडिया में प्रमोशन पब्लिसिटी नहीं करवाता था कि अरे मैंने ये कांड किया है, मेरी ये गिनती है। नाम मैं नहीं लेना चाहता, ना इधर के पक्ष का ना उधर के पक्ष का। लेकिन वो अफसर जब रिटायर हुआ तो ACP रिटायर हुआ, ये बाकी सब सीनियर PI या यहाँ तक आके रिटायर हुए। एक अफसर को तो सिर्फ 1 दिन 2 दिन पहले ACP बना करके रिटायर किया है।
तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी मालूम है कि तुमने पैसा कैसे बनाया है, तुमने कितना करोड़, कितने हजार करोड़, कितने 100 करोड़ बना लिए हैं ये सब करके। कितने ही केस ऐसे हुए हैं जो हमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने बुरे किए हैं। गरीब लोगों को उठा उठा करके मारा है, निरपराध निर्दोषों तक को मारा है इन्होंने। अनवर नाम का एक लड़का था, उसका हत्या कर दी इन लोगों ने, सिर्फ इसलिए कि वो फलाना एक शूटर है, उसके दरवाजे के बाहर बैठा करता था। सब्जियां लाने ले जाने के लिए ट्रक चलाने वाले लड़के को मार दिया उन्होंने कि वो शूटर का आदमी है। कोई लेना देना नहीं उस बच्चे का। 21-22 साल का जवान लड़का मारा गया। और जब बाप मुझसे कहानी कहने के लिए, अपने रोना दुखड़ा सुनाने के लिए मेरे पास आया था, तो उसके घर जाकर के उसको गला दबा करके उसकी पिटाई हुई है बूढ़े बाप की, कि तू पहुंचा कैसे विवेक अग्रवाल के पास, तेरी कंप्लेन वापस लेनी तो हम तेरे घर खानदान को तबाह कर देंगे। ये तो हरकतें की हैं इन लोगों ने। तो ठीक है, अगर मरे हुए जानवरों को खत्म करने का काम गिद्ध करते हैं और आप उनसे घृणा करते हैं, तो भले ही ये घृणा करने वाले पात्र हैं, लेकिन इन लोगों ने समाज का बहुत भला किया है, समाज की गंदगी इन्होंने साफ की है। तो एक हद तक मैंने हमेशा उनकी गलत चीज़ों से नज़र भी फेरी है, और उस दुख के साथ, या उस मतलब कहना चाहिए कि जिम्मेदारी की भावना के साथ कि राष्ट्र का और समाज का भला हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, क्योंकि हम सारी चर्चा चल रही है, आपने कहा कि किस तरह से जो अपराधियों का इस्तेमाल भी होता रहा है, उनका कई जगह नाम आता है, यूँ कहीं कि हर जगह ही नाम आता है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो जाता है, निर्जर की हत्या हो जाती है, अपने बाबा सिद्दीकी की तमाम तरह की बातें। लोग कहते हैं कि जैसे छोटा राजन का एक तरह से स्टेट इस्तेमाल एक वक्त करना चाहता था या कर रहा था, आज शायद उनको भी उस तरह का सपोर्ट है। क्या रोल आप देखते हैं, मतलब कैसे ये संभव है कि एक आदमी जेल में है और हर क्राइम के पीछे, हर इस तरह की बड़ी घटना के पीछे उसका नाम आता है? अगर आ रहा है तो बाकी देखना चाहिए कि कहाँ से लीकेज है, क्यों कर रहा है वो। पहली बात तो ये कि वो साबरमती जेल में है अहमदाबाद में, तो ये किसका फेलियर है? क्या ये गुजरात मॉडल का फेलियर है? वहाँ की इंटेलिजेंस का, वहाँ के सिस्टम का, वहाँ की जेल व्यवस्था का फेलियर है? और अगर ऐसा नहीं है तो उसका नाम कौन भुना रहा है? सलमान खान के ऊपर जो गोली चली वो बिश्नोई गैंग का काम नहीं था। बाबा सिद्दीकी की हत्या में बिश्नोई गैंग का कोई हाथ नहीं है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है उसमें बिल्कुल वही पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, वही वेपनरी इस्तेमाल हुई है जो अतीक अहमद के केस में हुई है। हाँ, इसीलिए लोग दोनों उसमें भी उनका जाम जोड़ते हैं लोग। उसमें कोई नहीं जोड़ता, नहीं जोड़ता, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता। उन तीनों लड़कों के जो स्टेटमेंट पुलिस ने मीडिया में प्लांट किए थे वो ये किए थे कि हम उसको मार के अपना नाम बड़ा करना चाहते थे। हाँ, ठीक है, उन तीनों लड़कों की ऐसी औकात नहीं थी कि वो 18 लाख रुपए की जिगाना पिस्टल खरीद के ला पाते ऑपरेशन के लिए, मारने के लिए। वही चीज यहां भी है। जो लड़के ये काम करके गए हैं उनकी भी इतनी औकात नहीं थी कि वो 18 लाख की पिस्टल जिगाना ही लाते। और जिगाना ही क्यों इस्तेमाल हो रही है? दूसरी चीज ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो जिगाना यूज ही नहीं करता, वो दिगर पिस्टल्स यूज करते हैं। यूपी और बिहार के जो गैंगस्टर्स हैं उन लोगों के पास में जिगाना पाई जाती है, क्योंकि वो वाया पाकिस्तान और नेपाल इनके पास आती है। वो वेपनरी जो है दूसरों को अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सिस्टम जो है इसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है दो काम के लिए। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ये मैसेज देने के लिए कि कुछ दिनों में तुम्हारा ये हर्ष हो सकता है। दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री को अपने ताल पे नचाने के लिए कि जैसा हम कहते हैं वैसी फिल्में बनाओ, जैसा हम कहते हैं वैसी वेब सीरीज बनाओ, वरना तुम्हें हम ठोक देंगे। जैसा 80s के वक्त भी होता था। तब अंडरवर्ल्ड करता था, अब ये कर रहे हैं। ये यानी कुछ पॉलिटिशियंस, और इंडिकेशन सारी दुनिया समझती है कि कौन हो सकते हैं वो लोग। तो ये सब जो है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है, मेरी नज़र में तो मुंबई में कभी भी उस लेवल के ऊपर नहीं बन पाएगा कि आप उसे अगला दाऊद मान लें। मुंबई की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है, मुंबई की ज़िंदगी और दुनिया बिल्कुल अलग है, मुंबई के लोग बिल्कुल अलग हैं। वो, और आपने सिद्धू मूसावाला की बात की, सिद्धू मूसावाला जो हैं उनकी और इनकी पुरानी अदावत थी, तो वो हत्या अदावत में हुई है, वो गैंग वॉर किलिंग है।
उसका कोई लेना देना नहीं है एक म्यूज़िक करने वाले शरीफ इंसान को मार डालने वाला। वो आपस के झगड़े में हुआ है, और ये पंजाब पुलिस के पास भी रिकॉर्ड्स हैं सारे, आप भी अच्छी तरह से जानते हो, जर्नलिस्ट हैं हम लोग सब, एक ये सब चीज़ें जानते ही हैं। तो जो इनकी भी हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की, वो बिल्डर लॉबी की सुपारी पे हुई है। वो क्यों करेगा आखिर? लॉरेंस बिश्नोई को क्या मतलब है इस बाबा सिद्दीकी से? सिर्फ ये कहना कि तू उसका दोस्त है, तो फिर वही क्यों मारा गया? सलमान खान के 50 दोस्त हैं, कई एक्टर्स हैं, संजय दत्त उनके सबसे प्रिय मित्रों में है, उनको तो किसी ने, एक चींटी ने भी फोन करके नहीं बोला कि तू उससे मिलना छोड़ दे। 50 लोग उनकी फिल्में बना रहे हैं, उनको कोई नहीं बोलता, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। आप आते हैं और सीधे इसको मार देते हैं। नहीं, ये सारा का सारा एक फॉल्स फ्रिवलस, एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है इन लोगों का नाम लेके। इनको तो पता ही नहीं है जेल में कि हमारे नाम के ऊपर बाहर क्या क्या कांड हो रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वो लॉरेंस बिश्नोई के काम है। मतलब मेरी इंटेलिजेंस भी ये चीज़ नहीं बोल रही है। बिल्कुल। आखिर में विवेक जी ये जानना चाहूँगा, 35 सालों से ऊपर का आपका करियर रहा है और आपने क्रिमिनल्स को करीब से देखा है, उनकी मानसिकता को करीब से देखा है, पुलिस के काम करने को भी बड़े करीब से देखा है, तो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? देखिए, लर्निंग तो मैं क्या कहूँ कि मैं क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, लेकिन मैंने देखा है या मैंने महसूस किया है कि कितना ही बड़े से बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, उसका एक ह्यूमन साइड होता है। और अगर आपने उस ह्यूमन साइड को देख लिया तो कम से कम आप क्रिमिनल से नफरत नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कृति, हमारा संस्कार भी कहते हैं कि यदि किसी ने अपराध किए हैं तो आपको उसे ठीक होने का, संभरने का, संभलने का मौका दे, है ना। यही वो देश है जहाँ वाल्मीकि डकैत जो है वाल्मीकि ऋषि बनता है। और इस राष्ट्र में ऐसी बड़ी लंबी परंपरा है जहाँ लोग मतलब ऋषि बने हैं डकैतों से या अपराधियों से। तो हम उस दिशा में भी देखते हैं। मैं बहुत अच्छे अफसरान से भी मिला हूँ तो बहुत बुरों से भी मिला हूँ। मैं बहुत बुरे क्रिमिनल से मिला हूँ तो मैं बहुत अच्छे क्रिमिनल्स से भी मिला हूँ। अच्छे क्रिमिनल्स इन द सेंस कि उन्होंने कभी भी जैसे कोई एक्टिविटी की है, कुछ किया है, तो उन्होंने गरीबों को नहीं सताया, ऐसे लोगों को नहीं मारा या मर्डर किया जो पैसे ही नहीं दे पा रहे हैं या कुछ है। तो वो लोग उस हिसाब से मेरे लिए तो ठीक ही हैं कि भाई तेरे से मेरी दुश्मनी चल रही है, तू फलाने गैंग का, मैं फलाने गैंग का, तू मेरे एरिया में घुस रहा है, मैंने तुझे मार दिया। वो उनके आपस के खेल हैं, वो गुल्ली डंडा खेलें या डांडिया खेलें, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठीक है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें चलती हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि यदि अपराध बढ़ रहा है और अपराध समाज में है तो बिना मिली भगत के व्यवस्था से वो कभी नहीं पनप सकता। बिल्कुल। उसका खात्मा व्यवस्था ही करती है और उसको बढ़ाती भी व्यवस्था है। और जैसा कि आपने खुद कहा था कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, तो गैंग खड़े हो जाना, लाखों करोड़ के धंधे खड़े हो जाना, अगर वो हो रहा है और चलता जा रहा है, इसका मतलब है कि वर्धस तो हासिल है ही व्यवस्था का। और ये कहीं ना कहीं एक अफसोस की बात भी है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सर आपका। और आपने 30 से ऊपर किताबें लिखी हैं और आपने ऐसा मुझे पहले बताया था कि 3 किताबें आपके इस साल भी आने वाली हैं। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी शिद्दत से लगे रहें, यूं ही ऊर्जावान बने रहें और अपनी कहानियों के ज़रिए हमें यूं ही रोमांचित करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद किया। और मैं चाहूँगा कि दर्शक जो है मेरी किताबें भी पढ़ें और वो पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करें जो मैंने अपनी आंखों से देखी, जी और भोगी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आज की बातचीत में इतना ही, नमस्कार।